ठंडे पानी की एक बर्फीली धार जब आर्या के चेहरे पर पड़ी तो उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए सीने में ही अटक गईं। पलकों पर जमी नींद और भारीपन झटके से दूर हो गया। कमरे की धुंधली रोशनी में जब उसने अपनी भीगी आंखें खोलीं तो सामने हाथ में खाली जग लिए सिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड तैर रहा था। कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए सिया की तीखी आवाज गूंजी कि क्या सारा दिन इसी बिस्तर पर पड़े रहने का इरादा है? घर के काम क्या खुद ब खुद हो जाएंगे? आर्या के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हर सुबह की शुरुआत इसी जलालत और तानों के साथ होती थी। आर्या दिखने में बेहद नाजुक और दुबली पतली थी, मगर कुदरत ने उसे एक ऐसी बेपनाह मासूमियत और खूबसूरती दी थी जिसे देखकर किसी की भी नजरें ठहर जाएं। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, मगर उस शांत चेहरे के पीछे किस्मत ने दुखों का एक गहरा समंदर छुपा रखा था। उसके दिल और दिमाग में बीती रात का खौफनाक मंजर अब भी ताजा था। उसके शरीर का जर्रा जर्रा दर्द से कराह रहा था, मगर जिस्मानी तकलीफ से कई गुना ज्यादा गहरी चोट उसकी रूह पर लगी थी। कल रात तक वह जिस इंसान को अपनी दुनिया समझती थी, यानी उसके 52 वर्षीय पिता विक्रम, उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मीरा और बड़ी बेटी सिया के रचे हुए फरेब के जाल में आकर आर्या के आत्मसम्मान को तार तार कर दिया था। मेहता ग्रुप के सबसे भरोसेमंद मैनेजर के पद पर काम करने वाले विक्रम का ज्यादातर वक्त शहर से बाहर दौरों पर ही बीतता था। जब भी विक्रम घर पर होते, मीरा और सिया ममता और प्यार की ऐसी झूठी चादर ओढ़ लेती कि विक्रम को कभी अपनी दूसरी पत्नी और बेटी की असलियत की भनक तक नहीं लगी। मगर उनके पीठ फेरते ही घर की हवाएं आर्या के लिए जहरीली हो जाती थीं। कल रात का वाकया तो आर्या के सारे भ्रम तोड़ने के लिए काफी था। सिया का एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और जब बात बिगड़ने लगी तो सिया ने घड़ियाली आंसू बहाकर और मीरा ने अपनी मक्कारी का इस्तेमाल करके सारा इल्जाम आर्या के मासूम कंधों पर डाल दिया। विक्रम ने गुस्से में अंधे होकर एक बार भी अपनी बेटी की सफाई सुनने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि वह लड़का आखिर किसका दोस्त था। विक्रम के वे कड़वे शब्द आर्या के कानों में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे जब उन्होंने चीखते हुए कहा था कि तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज साबित हो गया कि तू इस घर का खून नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और एक नाजायज बोझ है। आर्या के लिए यह दोहरा सदमा था। एलीट एकेडमी का सबसे चर्चित और अमीर लड़का आर्यन, जिसे वह अपना मानती थी, वह आर्या की सादगी और मर्यादा की वजह से पहले ही उसका साथ छोड़ चुका था, और अब जिस पिता के सहारे वह इस बेरहम दुनिया से लड़ रही थी, उन्होंने भी उसे एक झटके में पराया और बेगाना कर दिया था। आर्या को यूं खामोश और रोते देखकर सिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उसने आगे बढ़कर आर्या के चेहरे के करीब झुकते हुए कहा कि अब ये आंसू बहाने का ड्रामा बंद करो, अपनी इस मनहूस शक्ल को समेटो और सीधे काम पर लगो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी कमरे के दरवाजे से मीरा दाखिल हुई। उसकी नजरों में वही पुरानी कड़वाहट थी। मीरा ने हाथ बांधते हुए बेहद ठंडे और सख्त लहजे में कहा कि लगता है रात के सबक से इसका पेट नहीं भरा। अगर ज्यादा नखरे दिखाए तो फिर वही हाल होगा। सिया ने आर्या के बिखरे बालों को झटके से खींचते हुए फुसफुसाकर चेतावनी दी कि अगर पापा को भनक भी लगी कि यहां क्या हो रहा है तो इस घर से हमेशा के लिए बाहर फेंकवा दूंगी। तेरे उस बॉयफ्रेंड ने तुझे लात मारकर बिल्कुल सही किया। तेरी औकात ही यही है। आर्या ने अपने कांपते हाथों से आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। उसे पता था कि पिता सुबह सुबह ही कुछ दिनों के ऑफिशियल टूर पर निकल चुके हैं। इस खाली मकान में मीरा और सिया के जुल्मों से बचने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। टूटे हुए बदन और भारी कदमों के साथ आर्या उठी, खुद को ठीक किया और सीधे रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में बर्तनों की खनक और चूल्हे की तपिश के बीच वह एक रोबोट की तरह काम करती रही। पूरे घर के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने के बाद भी उसे एक निवाला तक छूने की इजाजत नहीं थी। सब कुछ समेटकर जब वह अपने सूने ठंडे कमरे में लौटी तो भूख और थकावट से उसका दम घुटने लगा।
उसने अपने तकिए को सीने से भींच लिया और दीवार पर टंगी अपनी स्वर्गीय मां की धुंधली तस्वीर को देखकर बिलख पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा कि मां, आप मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेली क्यों छोड़ गईं? काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। पापा, जिन्हें मैं अपना भगवान मानती थी, उन्होंने मुझे बेगाना कह दिया। वो तीनों मुझे जीने नहीं देंगे मां। लेकिन रोते रोते आर्या की आंखों में अचानक एक ठहराव आया। उसने अपनी भीगी हथेलियों को कसकर भींच लिया और एक गहरा संकल्प लिया कि मैं टूटकर बिखरने वाली नहीं हूं। एक दिन मैं इतनी काबिल, इतनी कामयाब बनकर दिखाऊंगी कि इस पूरी दुनिया को समझ आएगा कि मैं आपकी बेटी हूं। मगर रास्ता बेहद पत्थरीला था। घर के इस नरक के अलावा बाहर एलीट एकेडमी की चौखट पर रिया शर्मा जैसी दौलतमंद और घमंडी लड़कियां उसका तमाशा बनाने के लिए घात लगाए बैठी थीं। वही रिया जिसके साथ मिलकर आर्यन ने पूरी एकेडमी के सामने आर्या की गरीबी और सादगी की धज्जियां उड़ाई थीं। आर्या जानती थी कि उसके इम्तिहान का सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होने वाला था। एलीट एकेडमी के बड़े से हॉल में गूंजते ठहाके आर्या के सीने में सुई की तरह चुभ रहे थे। रिया शर्मा और उसके अमीर दोस्तों का झुंड जब भी आर्या को देखता, उसके सादे कपड़ों और बेबसी का खुलेआम तमाशा बनाता। आर्या की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह पलटकर जवाब देना नहीं जानती थी। वह सिर झुकाए हर तंज, हर अपमान को खामोशी से पी जाती थी। उसकी इसी सादगी और सीधेपन को लोग उसकी लाचारी समझकर उसका फायदा उठाते थे। घर के हालात इतने तंग थे कि सौतेली मां और बहन से किसी भी तरह की आर्थिक मदद की उम्मीद रखना बेकार था। अपनी जरूरतों को पूरा करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्या ने एलीट एकेडमी के कैफेटेरिया में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। पैसों की भारी किल्लत के चलते एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसे अपनी पढ़ाई पूरे 1 साल के लिए रोकनी पड़ी थी। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आर्ट्स सेकंड ईयर की छात्रा थी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर मेरिट लिस्ट में अव्वल आकर स्कॉलरशिप हासिल करती थी, जिससे उसकी फीस का बड़ा हिस्सा संभल जाता था। कुछ दिनों बाद शहर की एक अंधेरी रात में माहौल बिल्कुल अलग था। मिडनाइट क्लब के भीतर कानफोड़ू संगीत, रंग बिरंगी लेजर लाइटों की चमक और धुएं के गुब्बार के बीच सिया अपने अमीर दोस्तों के साथ बेपरवाह होकर नाच गाने में मग्न थी। क्लब के एक कोने में बैठे कुछ बिगड़ैल रईस नौजवानों की नजरें लगातार सिया की हरकतों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही सिया अकेले लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम के संकरे रास्ते की तरफ बढ़ी, उन लड़कों ने तेजी से उसका रास्ता रोक लिया। सिया की घेराबंदी होते ही उसका सारा नशा हवा हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर बेहद बदमिजाजी से कहा कि इतनी जल्दी कहां जा रही हो, महफिल तो अब शुरू हुई है। दूसरा लड़का करीब आते हुए तंजिया अंदाज में बोला कि आज की रात हमारे साथ बिताओ, बहुत मजा आएगा। सिया का गला सूखने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में मिन्नत की कि मुझे जाने दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मगर तीसरा लड़का आगे बढ़ा और घमंड से बोला कि ऐसे कैसे जाने दें, जब खुद यहां तक आई हो तो थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजारना पड़ेगा। अपनी जान और आबरू को खतरे में देख सिया के दिमाग में एक बेहद शातिर और खौफनाक चाल कौंधी। उसने घबराहट को छुपाते हुए अचानक कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन से मिलवाऊंगी। वह दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा हसीन, मासूम और खूबसूरत है। लड़कों के चेहरे पर एक कुटिल उत्सुकता छा गई। एक ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा कि क्या वाकई? जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी बहन में ऐसी क्या खास बात है। सिया ने थरथराते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर आर्या की एक बेहद सादी और मासूम तस्वीर उनके सामने कर दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि देख लो, क्या ऐसी सादगी तुमने शहर में कहीं देखी है? तस्वीर देखते ही उन लड़कों की आंखों की चमक बदल गई। आर्या के शांत और खूबसूरत चेहरे ने उनके इरादे और ज्यादा खतरनाक बना दिए। एक लड़के ने सिया की कलाई को कसते हुए पूछा कि बताओ, कहां मिलेगी ये लड़की? सिया ने संभलते हुए जवाब दिया कि वह इस वक्त घर पर है। अगर तुम कहो तो मैं उसे एक फोन पर यहीं बुलवा सकती हूं। लड़के ने दबाव बनाते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? अभी कॉल करो उसे।
सिया ने उनकी आंखों में छिपे लालच को भांप लिया। उसने अपनी आवाज में मक्कारी भरते हुए कहा कि लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। इस सौदे की एक भारी कीमत होगी। सामने खड़े लड़के ने हंसते हुए कहा कि जब तू खुद हमारे चंगुल में है तो हम तेरी बहन के लिए कीमत क्यों चुकाएं? यह कहकर उसने सिया पर शिकंजा कस दिया। सिया ने अपने चेहरे पर एक नकली और रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा कि मुझे तो तुम कभी भी हासिल कर सकते हो, मगर मेरी बहन की जो तस्वीर तुमने देखी है वैसी नायाब चीज तुम्हें इस पूरे शहर में दोबारा नहीं मिलेगी। फैसला तुम्हारा है। दूसरा लड़का घूरते हुए बोला कि मतलब चंद मिनट पहले जो लड़की रहम की भीख मांग रही थी अब वह अपनी ही बहन की बोली लगा रही है। कितना पैसा चाहिए तुझे? सिया ने बिना पलक झपकाए ठंडे लहजे में कहा कि पूरे 50 लाख रुपए। यह रकम सुनते ही 3 लड़कों के होश उड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, मगर उन्हीं के पीछे खड़ा चौथा लड़का, जो अब तक खामोशी से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए पूरा खेल देख रहा था, आगे बढ़ा। वह दिखने में बाकी सबसे ज्यादा अमीर, रसूखदार और गंभीर नजर आ रहा था। उसने बिना कोई सवाल किए अपनी जेब से चेकबुक निकाली, 50 लाख की रकम भरी, साइन किया और चेक सिया की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़के ने बेहद सपाट आवाज में कहा कि यह रहा तुम्हारा पैसा, अब अपनी उस बहन को यहां बुलाओ। सिया के चेहरे पर लालच और जीत की चमक साफ दिखने लगी। उसने फौरन आर्या का नंबर डायल किया। जैसे ही आर्या ने फोन उठाया, सिया ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए बेहद घबराई और रोती हुई आवाज में नाटक शुरू कर दिया कि आर्या, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं, प्लीज मेरी मदद करो। घर पर बैठी आर्या अपनी सौतेली बहन की रोने की आवाज सुनकर बुरी तरह सहम गई। उसने परेशान होकर पूछा कि दीदी, क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सिया ने सिसकते हुए कहा कि मैं इस वक्त मिडनाइट क्लब में हूं। कुछ लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तुम फौरन यहां आ जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। आर्या ने बिना एक पल गंवाए कहा कि दीदी, आप हिम्मत रखिए, मैं अभी पहुंच रही हूं। फोन कटते ही सिया के आंसुओं की जगह एक शैतानी हंसी ने ले ली। उसने चेक को अपनी जेब में रखा और उन लड़कों की तरफ देखकर इतराते हुए बोली कि शिकार रास्ते में है। एक तरफ सिया थी जो अपनी ही बहन को 50 लाख के बदले एक भयानक अंधेरे कुएं में धकेल चुकी थी, और दूसरी तरफ मासूम आर्या थी जो घर के सारे अपमान और कड़वाहट को भुलाकर सिर्फ इसलिए दौड़ी चली आ रही थी क्योंकि सिया उसके पिता की बेटी थी। आर्या ने फौरन एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और क्लब की तरफ रवाना हो गई। इससे पहले भी कई बार जब सिया देर रात नशे में बेसुध होती थी तो विक्रम के डर से आर्या ही उसे संभाल कर घर लाती थी, इसलिए क्लब का रास्ता उसके लिए अनजान नहीं था। जैसे ही आर्या ने क्लब के भारी दरवाजों को पार किया, तेज संगीत और शोर के बीच उसकी नजरें सीधे सिया पर पड़ीं, मगर वहां का नजारा देखकर आर्या के कदम वहीं जम गए। सिया किसी मुसीबत में नहीं थी, बल्कि वह एक आलीशान सोफे पर बैठी बेहद आराम से उन अजनबी लड़कों के साथ ड्रिंक का लुत्फ उठा रही थी। आर्या के मन में एक गहरा अंदेशा जागा कि वह किसी बहुत बड़े जाल में कदम रख चुकी है। आर्या तेजी से कदम बढ़ाते हुए सिया के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिया को बिल्कुल सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली और फिक्र भरी आवाज में पूछा कि दीदी, आप तो पूरी तरह ठीक हैं, फिर फोन पर इतनी परेशान क्यों थीं? सिया की आंखों में एक ठंडी चमक तैर गई। उसने राहत का झूठा नाटक करते हुए कहा कि यहां बहुत शोर है, अंदर चलकर बताती हूं कि क्या हुआ था। वह आर्या को एक अंधेरे प्राइवेट केबिन की तरफ ले गई। आर्या जैसे ही चौखट के पार पहुंची, सिया ने उसे पूरी ताकत से अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया। आर्या संभल नहीं पाई और फर्श पर गिर पड़ी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने 4 बिगड़ैल लड़के खड़े थे, जिनकी आंखों में नशे और बदनीयती की चमक साफ नजर आ रही थी। उनमें से एक ने सीटी बजाते हुए कहा कि सौदा वाकई बहुत नायाब निकला। आज की रात तो बेहद यादगार होने वाली है। चारों के चेहरे की वह खतरनाक मुस्कान देखकर आर्या का कलेजा कांप उठा। खतरे की आहट पाते ही वह दरवाजे की तरफ भागी, मगर एक लड़के ने झपटकर उसकी कलाई जकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। आर्या ने खुद को छुड़ाने की लाख कोशिशें की, हाथ पैर मारे,
और गिड़गिड़ाते हुए मदद की गुहार लगाई। मगर उस बंद कमरे के बाहर बजते कानफोड़ू संगीत में उसकी चीखें दबकर रह गईं। सामने खड़े लड़के ने अपनी अकड़ दिखाते हुए आर्या को धमकाया कि यह शोर मचाना बंद करो, तुम्हारी यह मासूमियत यहां किसी काम नहीं आने वाली। उसने बदसलूकी करते हुए आर्या के दुपट्टे और आस्तीन को खींच दिया। आर्या पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। तभी कमरे का भारी दरवाजा एक झटके से खुला और चौखट पर एक लंबी रौबदार परछाई आ खड़ी हुई। उस धुंधले उजाले में केवल इतना साफ था कि सामने खड़े शख्स ने बेहद नफासत से तराशा हुआ काले रंग का सूट, सफेद शर्ट और टाई पहन रखी थी। उसकी मौजूदगी से कमरे का तापमान जैसे एकदम गिर गया था। आर्या ने उस अजनबी को देखते ही आखिरी उम्मीद के साथ कांपती आवाज में कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। लड़कों में से जो शहर के मेयर का बेटा था, उसने आगे बढ़कर उस शख्स को धमकाते हुए कहा कि तुम जो कोई भी हो, सीधे रास्ते यहां से दफा हो जाओ। इस लड़की को 50 लाख की भारी कीमत देकर हमने अपने नाम किया है। हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। जानते नहीं मेरे पिता का इस शहर में क्या रुतबा है। आर्या ने फिर से भीगी आंखों से उस काले सूट वाले की तरफ देखा, मगर उस शख्स ने बेहद शांत, गंभीर और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा कि तुम्हें बचाकर आखिर मुझे क्या हासिल होगा। उस अजनबी का यह बेरुखा जवाब सुनते ही आर्या की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। डर, थकावट और सदमे से उसकी चेतना खोने लगी और वह फर्श पर बेसुध हो गई। मेयर के बेटे ने हंसते हुए उस शख्स से कहा कि समझदारी इसी में थी कि तुम पीछे हट गए, अब हमें अपना हिसाब पूरा करने दो। जैसे ही वह लड़का आर्या की तरफ बढ़ा, हवा में एक तेज हरकत हुई। काले सूट वाले की एक जबरदस्त किक मेयर के बेटे के सीने पर पड़ी और वह कई फीट दूर जाकर दीवार से टकराया। इससे पहले कि बाकी तीनों कुछ समझ पाते, उस शख्स ने पलक झपकते ही अपनी फुर्ती और ताकत से तीनों को फर्श पर गिरा दिया। चंद सेकंड में पूरा कमरा शांत हो चुका था। उस शख्स ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उन कराहते हुए लड़कों के सामने फेंकते हुए सपाट आवाज में कहा कि तुमने 50 लाख दिए थे, इसमें से 1 करोड़ ले लेना, और इस रात का एक भी लफ्ज अगर तुम्हारी जुबान पर आया तो अंजाम इससे बदतर होगा। उसी वक्त दरवाजे से 5 मजबूत कद काठी वाले गार्ड्स दाखिल हुए। उनके साथ एक बेपरवाह अंदाज वाला नौजवान भी था, जो उस सूट वाले का छोटा भाई था। उसने कमरे का बिखरा हुआ हाल देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है यहां कोई बड़ा तूफान आकर गुजर चुका है। उसने जब फर्श पर बेसुध पड़ी आर्या को देखा तो संजीदा होकर बोला कि मामला काफी पेचीदा लग रहा है भाई, इसे इस हालत में यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। जब इसे होश आएगा तब इसे इसके पते पर पहुंचा देंगे। काले सूट वाले ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारा और बेहद नफासत से आर्या के जिस्म पर डाल दिया। उसने अपने भाई को आगे बढ़ने से रोका और खुद झुककर आर्या को अपनी बाहों में उठा लिया। क्लब के पिछले वीआईपी गेट पर मर्सिडीज गाड़ियों का एक बड़ा काफिला पहले से तैयार खड़ा था। गार्ड ने तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। वह शख्स आर्या को संभालते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। भारी दरवाजा बंद होते ही गाड़ियों का काफिला शहर की सुनसान और भीगी सड़कों पर रफ्तार पकड़ चुका था। इस शहर की अंधेरी गलियों में यह बात मशहूर थी कि इस काले सूट वाले शख्स की एक उंगली के इशारे पर बड़े बड़े रईसों के तख्त पलट जाते थे। कोई नहीं जानता था कि वह आर्या के लिए ढाल बनकर आया था या फिर आर्या किसी ऐसे जाल में उलझ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह शख्स लगातार अपनी बगल में बेहोश पड़ी आर्या के मासूम चेहरे को एक गहरी अनसुलझी सोच के साथ देख रहा था। उस शख्स का रुतबा और दबदबा पूरे मुल्क में बेमिसाल था। वह इस सरजमीन का सबसे अमीर और ताकतवर उद्योगपति था। उसका मुख्य कारोबार अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और उन्नत हथियार तैयार करने का था। उसकी बनाई तकनीक को देश की सेनाएं गर्व से अपनाती थीं और दुनिया के कई ताकतवर मुल्क उन हथियारों को मुहमांगी कीमत देकर खरीदने की कतार में खड़े रहते थे। रक्षा तकनीक के इस असीमित साम्राज्य के साथ साथ बुनियादी ढांचे और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स में भी
उसकी हुकूमत चलती थी। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि कारोबारी दुनिया में उसे एक बेताज बादशाह का दर्जा हासिल था। गाड़ियों का वह विशाल काफिला शहर की सबसे पौश पहाड़ी पर बने मेहता मैंशन के मुख्य प्रांगण में आकर रुका। 33 साल का यह नौजवान गजब का आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता था। शहर के अमीर घरानों की लड़कियां और बड़े बड़े घरानों के लोग उससे एक मुलाकात के लिए तरसते थे। मगर हैरत की बात यह थी कि इस नौजवान ने हमेशा औरतों की दुनिया से एक सख्त दूरी बनाकर रखी थी। लोग तरह तरह की बेबुनियाद बातें गढ़ते थे, मगर हकीकत सिर्फ इतनी थी कि काम के अलावा किसी भी गैर जरूरी जज्बात के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। कारोबारी गलियारों में उसे एक बेरहम और अचूक रणनीतिकार माना जाता था। उसकी तकनीकी समझ और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों पर पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि सुरक्षा विशेषज्ञ और बड़े बड़े हैकर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। यह शख्स था मेहता परिवार का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी, यानी प्रताप मेहता का ज्येष्ठ पौत्र अर्जुन प्रताप मेहता। उसके साथ उसका 8 साल छोटा भाई वीर प्रताप मेहता भी था। उनके साथ मुख्य प्रबंधक प्रत्युष, निजी सलाहकार रचित और उनका करीबी दोस्त अभ्रम गाड़ियों से बाहर निकले। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने मर्सिडीज का दरवाजा खोला और बेहद नफासत से आर्या को अपनी बाहों में उठाकर मुख्य द्वार की तरफ कदम बढ़ा दिए। यह नजारा देखकर वीर के पसीने छूट गए। उसने घबराते हुए आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा कि भैया, एक बार रुककर सोच लीजिए। दादाजी, अगर इस अजनबी लड़की को इस हालत में देखेंगे तो घर में आंधी आ जाएगी। वह ऐसे सवालों की झड़ी लगा देंगे जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अर्जुन ने बिना रुके सिर्फ अपनी तीखी नजरों से वीर को देखा। अभ्रम ने भी हालात की नजाकत को भांपते हुए कहा कि वीर की बात में दम है अर्जुन। तेरे दादाजी पहले से ही तेरी शादी को लेकर अड़े हुए हैं, और आज जब तू रात के अंधेरे में एक बेहोश लड़की को सीने से लगाकर घर में ले जा रहा है तो वहां तूफान तय है। मैं इस हंगामे का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं सीधे अपने घर निकल रहा हूं। यह कहकर अभ्रम तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की और सीधे मैंशन के भारी शीशम के दरवाजों को पार कर गया। मेहता घराने के सबसे बुजुर्ग और सम्मानीय मुखिया प्रताप मेहता हमेशा की तरह अपने पोतों की सलामती की फिक्र में मुख्य हॉल में जाग रहे थे। उनकी जिंदगी का बस एक ही ख्वाब था कि वे अपने जीते जी अर्जुन का घर बसता हुआ और नई पीढ़ी की किलकारियां इस हवेली में गूंजती देख सकें। मगर अर्जुन हर रिश्ते की बात को सिरे से खारिज कर देता था। जैसे ही प्रताप मेहता की नजरें अर्जुन पर पड़ीं और उन्होंने देखा कि उनका गंभीर पोता अपनी बाहों में एक नाजुक सी बेसुध लड़की को उठाए चला आ रहा है, उनके हाथ की छड़ी वहीं फर्श पर टिक गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अर्जुन को किसी लड़की की परवाह करते नहीं देखा था। अर्जुन के पीछे वीर और प्रत्युष दबे पांव दाखिल हुए। वीर खुद को प्रत्युष की ओट में छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्लब में उसने थोड़ी सी ड्रिंक ले रखी थी और वह दादाजी के गुस्से से बचना चाहता था। हॉल के भारी सन्नाटे को चीरते हुए प्रताप मेहता की कड़क आवाज गूंजी कि यह सब क्या है अर्जुन? यह लड़की कौन है? इसकी यह हालत कैसे हुई? और तुम इसे यहां क्यों लाए हो? वीर ने स्थिति संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए फौरन बीच में कहा कि दादाजी, मैं रास्ते भर भैया को यही समझा रहा था कि इस लड़की को घर लाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मगर भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। अब जो भी डांट पड़नी है वह भैया के हिस्से की है। अर्जुन ने शांत भाव से अपनी नजरें उठाईं और दादाजी की आंखों में देखा। वह असलियत बयां करने ही वाला था कि प्रताप मेहता के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने वीर की घबराहट और अर्जुन की खामोशी का बिल्कुल अलग मतलब निकाला। उनके होंठों पर एक गहरी शरारती मुस्कान उभर आई। प्रताप मेहता ने आगे बढ़कर सुकून भरी आवाज में कहा कि तो यह बात है, अनन्या के रिश्ते को ठुकराने की असली वजह यह मासूम चेहरा था। क्या यही वह लड़की है जिसे तुमने अपने दिल में जगह दी है? यह सुनते ही वीर, प्रत्युष और रचित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा कमरा सन्न रह गया।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद संजीदा आवाज में कहा कि हां। अर्जुन का यह एक लफ्ज सुनते ही वीर का सिर चकरा गया। उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगा कि उसका पत्थर दिल भाई आखिर किस खतरनाक खेल की शुरुआत कर चुका है। प्रताप मेहता का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने बेहद प्यार और आत्मीयता से कहा कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाकर क्यों रखी? अगर तुम्हें यह लड़की पसंद है तो मेरे लिए इसकी हैसियत या दौलत कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए बस तुम्हारा फैसला और इस घर का भविष्य अहम है। अगर तुमने इसे चुना है तो इस घर की बहू यही बनेगी। वीर अपने माथे को थामे अवाक खड़ा था। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था कि चंद मिनट पहले जो लड़की क्लब के एक अंधेरे कमरे में किसी हादसे का शिकार होने जा रही थी, वह पलक झपकते ही इस पूरे मेहता साम्राज्य की होने वाली मालकिन के मुकाम पर कैसे पहुंच गई। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अर्जुन, जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, उसने इस बेबुनियाद रिश्ते को इतनी खामोशी से कबूल क्यों कर लिया। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन एआई लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मेहता मैंशन के आलीशान लिविंग रूम में उस वक्त एक अजीब और भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर टंगी पुरानी विंटेज घड़ी की हर एक टिक टिक वहां मौजूद हर इंसान की धड़कनों को बढ़ा रही थी। वीर अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। उसकी निगाहें अपने बड़े भाई अर्जुन पर टिकी थीं, जो अपने सीने से उस अनजान बेसुध लड़की को लगाए हुए बिल्कुल शांत खड़ा था। वीर के दिमाग में सवालों का एक भयंकर बवंडर उठ रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अर्जुन कभी अनन्या सहाय जैसी बेहद सजी संवरी, अमीर और चालाक लड़कियों को घास तक नहीं डालता था। अर्जुन की जिंदगी में औरतों के लिए कभी कोई जगह नहीं रही थी। तो फिर आज अचानक यह लड़की कहां से आ गई? क्या उसका सख्त मिजाज भाई किसी गहरे संकट में था, या फिर उसने अपने होश खो दिए थे? कमरे में बढ़ते इस असहज तनाव को कम करने के लिए वीर ने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर एक नकली मुस्कान बिखेरते हुए दादाजी की तरफ रुख किया। उसने ऊंची और हल्की आवाज में कहा, दादाजी, आपने कभी गौर किया हमारी होने वाली भाभी कितनी मासूम और प्यारी लग रही हैं? वीर की इस अप्रत्याशित बात ने पूरे कमरे में एक झटका सा दिया। वहां मौजूद हर नौकर और पहरेदार की नजरें ठहर गईं। दादाजी, जिनका ध्यान अब तक अपने दोनों पोतों की हरकतों पर था, उन्होंने पहली बार अर्जुन की बाहों में अचेत पड़ी आर्या को गौर से देखा। लड़की का चेहरा दूधिया सफेद पड़ चुका था। माथे पर बिखरी लटें और बंद पलकें उसकी बेपनाह मासूमियत को बयां कर रही थीं। दादाजी ने अपनी छड़ी को फर्श पर टिकाया, चश्मे के पीछे से आर्या को निहारा और धीमे भारी स्वर में बोले, लड़की सादगी से भरी और बेहद खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अर्जुन, यह तुम्हारे मुकाबले उम्र में बहुत ज्यादा छोटी जान पड़ती है। दादाजी के इस संशय भरे सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही अर्जुन ने अपने होंठ खोले, वीर बीच में ही कूद पड़ा। वह माहौल की गंभीरता को किसी भी तरह हल्का करना चाहता था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे दादाजी, आज के मॉडर्न दौर में इन बातों की क्या अहमियत रह गई है? उम्र का फासला तो आजकल बहुत आम बात है। आप जरा दुनिया के बड़े बड़े सितारों को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने से 10-12 साल छोटे हमसफर चुने हैं और बेहद खुश हैं। हमारे भाई 33 के हैं तो भाभी भी कोई 21, 22 या 23 के करीब होंगी। आपको तो जश्न मनाना चाहिए कि जो पोता शादी के नाम से भागता था, वह खुद आपके लिए घर की बड़ी बहू लेकर आया है। दादाजी ने अपनी सफेद भौहें सिकोड़ी और वीर को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, बात तो तुम्हारी किसी हद तक दुरुस्त है वीर, मगर ये 21, 22, 23 का क्या चक्कर है? क्या तुम्हें भी इस लड़की की सही उम्र नहीं मालूम? वीर ने फौरन अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और मासूमियत का नाटक करते हुए पीछे हट गया। उसने कहा, दादाजी,
मुझे उम्र जानकर क्या कोई सरकारी फॉर्म भरना है? ये राज तो सिर्फ बड़े भाई ही जानते होंगे। असली हकीकत तो वही बताएंगे। कमरे का पूरा फोकस अब दोबारा अर्जुन के पत्थर जैसे सख्त चेहरे पर शिफ्ट हो गया। अर्जुन ने आर्या को और मजबूती से अपनी बाहों में संभाला। उसकी गहरी काली आंखों में किसी भी तरह की घबराहट या हिचकिचाहट का नामो निशान नहीं था। उसने बेहद गंभीर और शांत आवाज में दादाजी से मुखातिब होकर कहा, दादाजी, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि आपके जहन में सवालों की एक लंबी कतार है। मैं आपके हर एक सवाल का तसल्ली से जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त यह लड़की होश में नहीं है और इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, इसलिए बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। दादाजी ने अर्जुन के चेहरे पर छाई गंभीरता को परखा। उन्हें लगा कि शायद उनका पोता सच में इस रिश्ते को लेकर संजीदा है। दादाजी के होठों पर एक हल्की सी तसल्ली भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है अर्जुन, तुम्हारी इस बात से मैं बेहद खुश हूं। सुबह का सूरज उगते ही हम तुम्हारी शादी की तैयारियों पर खुलकर बात करेंगे। यह सुनते ही वीर के कदम लड़खड़ा गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दादाजी इतनी आसानी से मान गए थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे का कोई भी भाव नहीं बदला। वह बिना एक भी शब्द कहे आर्या को लेकर अपने विशाल मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दादाजी भी अपनी छड़ी टेकते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चले गए। उस बड़े से हॉल में बस वीर अकेला खड़ा रह गया, जो अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अपने कमरे में दाखिल होते ही अर्जुन ने आर्या को मखमली गद्देदार बिस्तर पर बहुत संभाल कर लिटाया। उसने दीवार पर लगे इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी पुरानी और भरोसेमंद घरेलू सहायिका ईना को फौरन ऊपर आने का आदेश दिया। जब ईना कमरे में आई तो अर्जुन ने उसे हिदायत दी कि वह आर्या के गंदे और अस्त व्यस्त कपड़े बदलकर उसे कोई आरामदायक लिबास पहना दे। इतना कहकर अर्जुन कमरे से लगे अपने पर्सनल स्टडी रूम में चला गया और फाइलों के बीच अपनी बेचैनी छुपाने लगा। काफी देर बाद जब स्टडी रूम का दरवाजा खुला तो ईना अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था और हाथों में हल्की सी कंपकंपी थी। अर्जुन ने फाइलों से नजरें हटाईं और ईना के चेहरे पर पसरे खौफ को देखकर चौंक गया। उसने तीखी आवाज में पूछा, क्या बात है ईना, कोई परेशानी है क्या? ईना की आंखें नम थीं और उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मालिक, वो बात असल में यह है कि साफ साफ कहो, क्या हुआ है? अर्जुन की आवाज में हल्की सी सख्ती आ गई। ईना ने अपने कांपते हाथों को जोड़ते हुए कहा, मालिक, उस बेचारी बच्ची पर किसी ने बहुत बेदर्दी से जुल्म ढाया है। उसके पूरे जिस्म पर गहरे ताजा चोटों के निशान हैं। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे महज 1 या 2 दिन पहले ही किसी बेरहम इंसान ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया हो। यह सुनते ही अर्जुन के जहन में जैसे बारूद का धमाका हुआ। उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं और जबड़े भींच गए। वह तेजी से स्टडी रूम से निकलकर बेडरूम में आया। आर्या बिस्तर पर पेट के बल बेसुध पड़ी थी और उसका जिस्म एक पतले कंबल से ढका हुआ था। अर्जुन ने आगे बढ़कर बेहद संकोच और सावधानी से कंबल का एक सिरा हटाया। आर्या की पीठ और उसकी दोनों बाहों पर उभरे नीले काले निशान और चोटें साफ बयां कर रही थीं कि उस मासूम को किस भयानक नरक से गुजरना पड़ा था। अर्जुन की आंखें गुस्से की आग से लाल हो चुकी थीं। उसके अंदर एक अजीब सा आक्रोश खौल उठा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने फोन से फैमिली डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल लगा दी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था, मगर हवेली के नीचे वीर अभी भी लिविंग रूम में किसी पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसका दिमाग किसी भी तरह इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। तभी मुख्य दरवाजे से उनकी फैमिली डॉक्टर डॉ प्रिया अपने मेडिकल बैग के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुई। वीर ने उन्हें देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत आगे बढ़कर डॉ प्रिया का रास्ता रोक लिया। डॉक्टर प्रिया, आप? और इस आधी रात को मेहता मेंशन में सब खैरियत तो है ना? वीर ने घबराते हुए पूछा। डॉ प्रिया ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए बोली, वीर, मुझे तुम्हारे बड़े भाई ने इमरजेंसी कहकर बुलाया है। मुझे फौरन ऊपर जाना होगा।
वीर फिर से गहरे संशय में डूब गया। डॉक्टर प्रिया को उसके हाल पर छोड़ते हुए सीधे अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ गईं। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही प्रिया के कदम ठिठक गए। अर्जुन मेहता, जो पूरे शहर में अपनी सख्त मिजाजी और किसी भी औरत से दूरी बनाए रखने के लिए जाना जाता था, उसके बेडरूम में एक अजनबी लड़की इस तरह बेसुध पड़ी थी। प्रिया अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाई। उन्होंने एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह अर्जुन, पूरी दुनिया को लगता था कि तुम इन सब चीजों से कोसों दूर हो, यहां तक कि मुझे भी यही गुमान था, मगर तुम तो छुपे रुस्तम। डॉक्टर प्रिया? अर्जुन ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बेहद सर्द और सख्त लहजे में कहा, मैंने आपको यहां एक मरीज का इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरी निजी जिंदगी या मेरी प्राथमिकताओं पर अपनी राय देने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। प्रिया समझ गईं कि अर्जुन इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। वे चुपचाप अपने मेडिकल बैग से स्टेथोस्कोप और दवाइयां निकालने लगीं। अर्जुन उस तनाव भरे कमरे से बाहर निकला और बेडरूम से ही जुड़े अपने प्राइवेट बार एरिया में चला गया। उसने कांच के ग्लास में डार्क वाइन उड़ेली और एक लंबा घूंट भरा। उसके जहन में अब एक नया, शातिर और अचूक प्लान आकार लेने लगा था। यह अनजान लड़की सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसके लिए अनन्या सहाय के उस जाल से बचने का सबसे बेहतरीन हथियार बन चुकी थी। अनन्या सहाय जितनी बाहर से खूबसूरत और तहजीबदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही लालची और मक्कार थी। अर्जुन इंसानों की फितरत को पहली ही नजर में ताड़ लेने का हुनर रखता था और अनन्या की असली नीयत उसकी नजरों से कभी छिप नहीं पाई थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि अनन्या ने अपनी झूठी मासूमियत और चालाकियों से दादाजी के दिल में एक खास जगह बना ली थी। दादाजी किसी भी कीमत पर अर्जुन की शादी अनन्या से कराना चाहते थे। उस शादी के दबाव को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो दादाजी को बिना किसी शक के मंजूर होता, और वह यह था कि अर्जुन किसी और लड़की को अपना दिल दे चुका है और उसी से निकाह करना चाहता है। अर्जुन ने खिड़की के पास खड़े होकर अपनी जेब से फोन निकाला। उसने पहले ही आर्या की तस्वीर अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर विक्टर को भेज दी थी और उसे आर्या के खानदान, उसकी पिछली जिंदगी और उस पर जुल्म करने वाले हर एक इंसान का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने का सख्त हुक्म दे दिया था। आर्या इस वक्त अर्जुन के लिए अपनी आजादी की ढाल बन चुकी थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर छाए घने काले बादलों को देखा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसके दिमाग में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें वह सबको मात देने वाला था। हालांकि उसने अपने दिल में यह तय कर लिया था कि इस पूरे खेल में उस बेकसूर आर्या को किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देगा। सुबह की सुनहरी धूप जब रेशमी पर्दों को चीरती हुई कमरे में फैली तो आर्या की भारी पलकें धीरे धीरे खुलीं। आंखों के सामने अजनबी छत और चारों तरफ बिखरी बेपनाह रईसी को देखकर उसका दिल दहल उठा। वह एक झटके में उठ बैठी, मगर अगले ही पल अपनी स्थिति का भान होते ही उसने सिहरते हुए भारी कंबल को अपने सीने से मजबूती से लपेट लिया। दवाइयों के असर और घावों की मरहम पट्टी के चलते उसके तन पर सिर्फ वह सुरक्षा कवच था। घबराहट के उस बवंडर में जब उसकी नजर कमरे के कोने में रखे सोफे पर गई तो उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। वहां अर्जुन बैठा था, चेहरे पर गजब का ठहराव, तीखे नैन नक्श और गोद में खुला लैपटॉप जिस पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। आर्या की नजरें उस शख्स के सम्मोहक लेकिन खतरनाक चेहरे पर टिक गईं। उसने जिंदगी में कभी किसी इंसान में इतना रौब और आकर्षण एक साथ नहीं देखा था। लेकिन तभी पिछली रात की भयावह यादें उसके जहन में कौंध उठीं। क्या इस इंसान ने मुझे महफूज रखा, या फिर इस भयानक ख्याल ने आर्या के रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन ने स्क्रीन से नजरें हटाईं और बिना किसी हड़बड़ाहट के लैपटॉप को सामने मेज पर रख दिया। वह उठकर सीधे आर्या की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फर्श पर होती हल्की सी आहट आर्या के सीने में खौफ भर रही थी। वह डर के मारे कंबल को और कसकर पकड़ते हुए पीछे खिसकने लगी। बिस्तर के करीब रुककर अर्जुन ने बेहद ठंडे और नपे तुले लहजे में
उसकी दुविधा दूर की। ईना ने तुम्हारे जख्मों की देखभाल की है और तुम्हारी मरहम पट्टी के बाद तुम्हें वैसे ही आराम करने दिया गया। तुम्हारे आत्मसम्मान को यहां किसी ने हाथ नहीं लगाया। आर्या के सूखे होंठ कांपे। उसने भरभराई आवाज में पूछा, तो क्या कल उस नरक से आपने ही मुझे बाहर निकाला था? अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया से मिट चुकी होती। अर्जुन ने सीधी नजरों से देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सही वक्त पर ना आते तो। आर्या की आवाज जज्बातों से भारी हो गई, लेकिन अर्जुन ने बीच में ही हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। अपनी इन मासूम बातों को यहीं रोक दो। अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल गंभीरता छा गई। तुम्हारी उस सांस की कीमत मैंने उन दरिंदों को पूरे 1 करोड़ रुपए नकद चुका कर दी है। 1 करोड़, समझती हो इस रकम का वजन? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी इसका एक छोटा सा हिस्सा नहीं चुका सकती। सीधे लफ्जों में समझ लो, अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर उस भारी कर्ज से निजात चाहती हो तो वही करोगी जो मैं तय करूंगा। दुनिया मुझे बेवजह बेरहम नहीं कहती। आर्या का पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके कानों में सिर्फ 1 करोड़ का आंकड़ा गूंज रहा था। जिसके पास 2 वक्त के ठिकाने का सहारा ना हो, वह इस दलदल से कैसे निकलेगी? अर्जुन ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर उसके सन्नाटे को तोड़ा। मेरी बात तुम्हारे जहन में उतर गई? तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है। अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। मुझसे क्या करवाना चाहते हैं आप? आर्या के कांपते होंठों से बमुश्किल ये लफ्ज निकले। सवाल पूछने की इजाजत तुम्हें नहीं है। अर्जुन की आंखें और सख्त हो गईं। तुम्हारा काम सिर्फ हुक्म मानना है। अब सीधे उस बाथरूम का रुख करो और तैयार हो जाओ। आर्या की आंखों में असमंजस और लाचारी देखकर जब वह हिचकिचाई तो अर्जुन ने एक सर्द आवाज में दोबारा ताकीद की। वह कंबल लपेटे जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखने लगी। अर्जुन ने पलक झपकते ही आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक हवा में उठते ही आर्या की चीख गले में ही घुट गई। अर्जुन उसे सीधे संलग्न आलीशान बाथरूम में ले गया और बड़े करीने से बाथ टब के किनारे बिठा दिया। उसने आर्या के चेहरे पर पसरे खौफ को देखते हुए व्यंग्य से पूछा कि क्या उसे किसी सहारे की जरूरत है या वह खुद संभल सकती है। घबराई हुई आर्या ने आंसुओं को रोकते हुए कंबल को और जकड़ लिया। अर्जुन ने बिना कोई और दबाव बनाए साफ लिबास और गर्म पानी की व्यवस्था की तरफ इशारा किया और कमरे का दरवाजा बाहर से लगा दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब बाथरूम का भारी दरवाजा खुला और आर्या संकोच भरे कदमों से बाहर निकली तो सामने का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन अब खिड़की के पास खड़ा था और अपने फोन पर विक्टर की भेजी हुई उस सीक्रेट फाइल को बेहद तसल्ली से पढ़ रहा था, जिसमें आर्या के अतीत का एक एक पन्ना दर्ज था। अर्जुन ने नजरें उठाकर दरवाजे पर सहमी खड़ी आर्या को देखा। उसकी शतरंज की सबसे अहम मोहरा अब पूरी तरह उसके सामने तैयार थी। कमरे की खिड़की से छनकर आती सुबह की रोशनी में आर्या का रूप बेहद शांत और सौम्य लग रहा था। अर्जुन ने उसके बदन पर लगी चोटों और संवेदनशील त्वचा का ख्याल रखते हुए जो ढीले ढाले मुलायम सूती कपड़े रखवाए थे, वे उस पर बेहद शालीन नजर आ रहे थे। बाथरूम की चौखट पर ठिठकी खड़ी आर्या की नजरें जब फर्श पर ही टिकी रहीं तो स्टडी डेस्क के पास खड़े अर्जुन ने अपने फोन से ध्यान हटाकर उसे देखा। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, जिसे सिर्फ दीवार घड़ी की सुइयों की टिक टिक ही तोड़ रही थी। वहां किसी बेजान मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा रौब और स्पष्टता थी। आर्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ अपनी हथेलियों को आपस में मसलती रही। अर्जुन ने फोन को साइड टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम बात कर सकती हो। यह खामोशी की दीवार मेरे सामने खड़ी करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखने से डरने वाले लोग मुझे कतई पसंद नहीं आते। इस तीखे लहजे से आर्या अंदर तक सिहर गई। उसने घबराकर अपने कदम आगे बढ़ाए, मगर उसके पैर इतने धीमे और संकोच से उठ रहे थे मानो वह कांटों पर चल रही हो।
उसकी यह अत्यधिक धीमी चाल देखकर अर्जुन के सब्र का बांध टूटने लगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक निगाह डाली और तंजिया अंदाज में कहा, अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ोगी तो यहां तक पहुंचने में तुम्हें सदियां लग जाएंगी। डांट के खौफ से आर्या ने तेजी से कदम बढ़ाए और पलक झपकते ही अर्जुन के ठीक सामने आकर एक आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच का अंतर अब पूरी तरह साफ था। अर्जुन का लंबा, गठीला और प्रभावशाली कद आर्या के लिए किसी विशाल दीवार जैसा था। आर्या का कद छोटा नहीं था, फिर भी अर्जुन के चौड़े सीने के सामने वह खुद को बेहद असहाय और नाजुक महसूस कर रही थी। अर्जुन ने संजीदगी से उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा और बहुत ही सहजता से पूछा, सुबह से कुछ खाया है? भूख लगी होगी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी पलकें और नीचे झुका ली। उसके इस अत्यधिक संकोची स्वभाव को अर्जुन भांप चुका था। वह आगे बढ़ा और बिना कोई अतिरिक्त समय गंवाए मुड़ते हुए बोला, चुपचाप मेरे पीछे आओ। कमरे का भारी दरवाजा खोलकर अर्जुन आगे आगे चलने लगा और आर्या किसी साए की तरह उसके नक्शे एकदम पर चलती रही। जब वे दोनों हवेली के विशाल संगमरमर से सजे मुख्य डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो वहां का दृश्य देखकर आर्या के होश उड़ गए। हॉल के बीचों बीच रखी महोगनी की विशाल मेज पर दादाजी अपनी मुख्य कुर्सी पर आसीन थे। उनके दाहिनी तरफ वीर बैठा था, जबकि मेज के दूसरे छोर पर अर्जुन का पर्सनल सेक्रेटरी, चीफ बॉडीगार्ड और मैनेजर अपनी फाइलों को समेटकर नाश्ते की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन और आर्या ने हॉल में कदम रखा, वीर की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत चम्मच मेज पर पटकी और पूरे उत्साह में दादाजी की ओर मुखातिब होकर बोला, लीजिए दादाजी, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई अपनी खास मेहमान के साथ तशरीफ ले आए हैं। दादाजी के चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी नजरें आर्या पर टिका दी। अर्जुन ने हॉल में मौजूद सभी लोगों पर एक सरसरी निगाह डाली और बिना किसी औपचारिकता के अपनी मुख्य कुर्सी खींचकर बैठ गया, मगर आर्या वहीं फर्श पर जड़वत खड़ी रह गई। मेज के चारों तरफ बैठे रईस और प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी ने उसके अंदर एक गहरा खौफ भर दिया था। यह देखकर दादाजी को बेहद अजीब लगा। उन्होंने अपने चेहरे पर अपनापन लाते हुए आर्या से कहा, अरे बिटिया, इस तरह बेगानों की तरह क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ सख्त निगाहों से देखते हुए उसे टोक दिया, अर्जुन, यह क्या तौर तरीका है? खुद आकर आराम से बैठ गए और उसे वहां अकेला खड़ा छोड़ दिया। अपने घर आने वाले खास इंसान के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? वीर ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। भाई, कम से कम होने वाली जीवन संगिनी के लिए कुर्सी तो आगे खींचनी चाहिए थी। आर्या का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। उसे लगा कि वह किसी ऐसे अजनबी और रहस्यमयी चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां हर कोई एक अलग ही जुबान बोल रहा है। अर्जुन के चेहरे पर इन बातों का कोई असर नहीं दिखा। उसने शांत भाव से आर्या की ओर देखकर कहा, बैठ जाओ। लेकिन आर्या के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वह 1 इंच भी नहीं हिली। अर्जुन ने बिना कोई दूसरा मौका दिए आगे बढ़कर आर्या की कलाई को बहुत नजाकत से थामा और उसे अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया। अगले ही पल शाही नाश्ते का सिलसिला शुरू हुआ। चांदी और चीनी, मिट्टी के बर्तनों में ताजे फल, उम्दा किस्म के जूस, सूप और तरह तरह के लजीज व्यंजन परोसे जाने लगे। आर्या ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना भव्य नाश्ता नहीं देखा था। पेट में भूख की वजह से मरोड़ उठ रही थी, मगर संकोच और डर के कारण उसके हाथ अपनी गोद में ही बंधे रहे। दादाजी ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया और बहुत ही स्नेह से बोले, संकोच मत करो बेटा, इसे अपना ही घर समझो और तसल्ली से खाओ। आर्या ने सिर झुकाए रखा, मगर किसी बर्तन को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दादाजी ने उसकी पतली कलाई और कमजोर काया को देखते हुए चिंता जताई। लगता है अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। इतनी कमजोर हो कि जरा सी तेज हवा का झोंका भी तुम्हें उड़ा ले जाए। यह सुनना था कि वीर के चेहरे पर शरारत तैर गई। उसने अपनी प्लेट किनारे सरकाई, मेज पर थोड़ा आगे झुका और आर्या की तरफ पूरी ताकत से
हवा की एक लंबी फूंक मार दी। डाइनिंग टेबल पर बैठे मैनेजर, सेक्रेटरी और गार्ड इस हरकत से सन्न रह गए। आर्या खुद हक्की बक्का होकर वीर को देखने लगी। वीर ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए गंभीर चेहरा बनाया और दादाजी से कहा, देखा दादाजी, आपका यह हवा वाला अंदाजा पूरी तरह गलत साबित हुआ। भाभी अपनी जगह पर वैसी की वैसी बैठी हैं। भले ही वे नाजुक दिखती हों, मगर इतनी भी कमजोर नहीं हैं कि कोई उन्हें यूं ही हवा में उड़ा दे। आर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह इस आलीशान हॉल से बाहर की तरफ दौड़ लगा दे। तभी अर्जुन ने सर्वेंट को इशारा किया और आर्या की प्लेट में चुनिंदा पौष्टिक व्यंजनों का बड़ा हिस्सा परोसने का हुक्म दिया। उसने आर्या की तरफ देखा और बहुत ही नपे तुले अंदाज में कहा, चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करो। आर्या ने कांपते हाथों से चम्मच उठाई और धीरे धीरे खाने लगी। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट और सुकून देने वाला था। नाश्ता करते हुए अचानक आर्या की नजर सामने बैठे वीर पर पड़ी, जो मेज पर झुककर बेहद अजीबोगरीब और हड़बड़ाहट भरे अंदाज में ब्रेड और आमलेट को एक साथ मुंह में ठूंस रहा था। उसकी इस बेपरवाह और हास्यास्पद हरकत को देखकर आर्या अपने होंठों पर आई अचानक हंसी को रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर खिली वह बेसाख्ता मुस्कान पूरे डाइनिंग हॉल की रौनक बदल गई। हॉल में मौजूद तमाम लोगों की नजरें आर्या के उस खूबसूरत और मासूम चेहरे पर टिक गईं। फिर सबकी निगाहें वीर के उस अजीब अंदाज पर गईं, जो दुनिया से बेखबर सिर्फ अपनी प्लेट साफ करने में जुटा था। माहौल का तनाव अचानक गायब हो गया। दादाजी और अर्जुन को छोड़कर मेज पर बैठे सभी लोग अपनी हंसी दबाने में नाकाम रहे। वीर ने जब सबको अपनी तरफ हंसते देखा तो उसने अपना मुंह पोंछते हुए हैरानगी से पूछा, आप सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या मैंने कोई अजूबा कर दिया? प्रत्युष ने हंसते हंसते अपने पेट को संभाला और कहा, अरे वीर, तुम्हारे खाने का यह तरीका देखकर तो कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? यह मेरा अपना अनोखा अंदाज है। वीर ने अपनी खींच मिटाते हुए सफाई दी। इसी बीच अर्जुन की ठंडी और गहरी नजरें आर्या के चेहरे पर पड़ीं। अर्जुन का वह सख्त चेहरा देखते ही आर्या की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने डर कर फौरन अपना सिर झुका लिया और दोबारा प्लेट की तरफ देखने लगी। आर्या के अचानक इस तरह सहम जाने पर वीर ने तुरंत माहौल को भांपा और चुटकी लेते हुए बोला, अरे क्या हुआ भाभी? अभी तो आप इतनी खिलखिलाकर हंस रही थीं, अचानक इतनी खामोश कैसे हो गईं? कहीं बड़े भाई ने अपनी तीखी नजरों से आपको डांट तो नहीं दिया? भाभी शब्द कानों में पड़ते ही आर्या के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बची। उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखें उठाईं और उसके मुंह से बेअख्तियार निकला, भाभी। पूरा डाइनिंग हॉल एक बार फिर एकदम शांत हो गया। दादाजी ने बड़े ही प्यार और तसल्ली से आर्या की तरफ देखा और पूछा, हाँ बेटा, तुम मेरे बड़े पोते अर्जुन की वही खास पसंद हो ना, जिससे वह अपनी जिंदगी जोड़ना चाहता है? यह सवाल आर्या के सिर पर किसी आकाशीय बिजली की तरह गिरा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसने बदहवास होकर पूछा, पसंद किसकी? आर्या का यह चौंकने वाला रिएक्शन सुनते ही डाइनिंग टेबल पर पसरा सारा मजाक हवा हो गया। दादाजी की मुस्कुराती आंखें अचानक संशय से भर गईं और उन्होंने अपनी गहरी अनुभवी नजरें अर्जुन के चेहरे पर टिका दी। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन एआई लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। डाइनिंग हॉल में आर्या के मुंह से निकले उस अनपेक्षित सवाल ने एक गहरा सन्नाटा पैदा कर दिया था। दादाजी की अनुभवी आंखें अर्जुन के चेहरे की हर बारीक सिलवट को पढ़ रही थीं। हवा में अचानक एक अजीब सा तनाव घुल गया। माहौल को भांपते हुए वीर ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर आर्या की तरफ देखा और बेहद बनावटी अपनापन दिखाते हुए बोला,
अरे मेरी प्यारी भाभी, अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि सुबह सुबह भाई के साथ हुई तकरार की वजह से आप नाराज हैं और यह सब कह रही हैं। मगर यकीन मानिए, भाई आपको यहां सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन साथी बनाकर लाए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर भाई ने आपको जरा भी परेशान किया तो मैं हमेशा आपकी तरफदारी करूंगा। हम दोनों मिलकर इनकी पूरी खबर लेंगे। बात खत्म करते ही वीर ने दादाजी की नजर से बचते हुए अर्जुन की तरफ एक आंख दबा दी, मानो कह रहा हो कि उसने डूबती नया पार लगा दी है। आर्या हक्की बक्की सी वीर को देख रही थी। तभी अर्जुन की तीखी और ठंडी निगाहें आर्या के चेहरे पर टिक गईं। उसकी उन खामोश पत्थरीली आंखों में एक साफ संदेश छिपा था। 1 करोड़ का वह भारी कर्ज जिसे चुकाने की औकात उसके पास नहीं थी। उन आंखों का सीधा मतलब था कि अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वहीं बोलो जो इस वक्त मुनासिब है। आर्या उस मौन चेतावनी का अर्थ समझ गई। उसने घबराकर अपनी पलकें झुका लीं और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। अर्जुन ने एक पल को भी गंवाए बिना अपनी गहरी रोबदार आवाज में दादाजी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दादाजी, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से आपको कोई एतराज नहीं होगा। दादाजी के चेहरे पर छाई संजीदगी पल भर में बिखर गई और वे खुलकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज से डाइनिंग हॉल का सारा तनाव काफूर हो गया। उन्होंने छड़ी को मेज पर टिकाते हुए कहा, एतराज? और वो भी मुझे? अर्जुन, अगर मुझे तुम्हारे इस फैसले पर जरा सा भी संशय होता तो पिछली रात ही इस घर की चौखट तुम्हारे लिए बंद हो चुकी होती। मैं तो इस बात से बेहद खुश हूं कि तुमने अपनी पसंद से इस घर के लिए बहू चुन ली है। अब बस मेरी एक ही हसरत है कि बिना किसी देर के तुम दोनों के साथ फेरे हो जाएं। मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं, जाने कब यह आंखें बंद हो जाएं। जाने से पहले अपनी गोद में अगली पीढ़ी को खिलखिलाते देखना चाहता हूं। वीर ने माहौल में चुटकी लेते हुए कहा, दादाजी, आप भी कमाल करते हैं। बच्चे कोई बाजार में मिलने वाला सामान थोड़ी है कि गए और झटपट खरीद लाए। इसमें वक्त लगता है। और यह जाने आने की बातें बंद कीजिए। आपको इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। अभी तो आपको हम सबके बच्चों को भी अपनी उंगली पकड़कर चलाना है। प्रत्युष ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहा है वीर। दादाजी, आप बात बात पर इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? अभी आपको कम से कम 200 साल और हमारा सिर खाना है। दादाजी मुस्कुराए, मगर उनके लहजे में एक दृढ़ता आ गई। अगर तुम सब सच में यही चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। यह शादी आज ही होगी, अभी इसी वक्त। यह फरमान सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। केवल अर्जुन का चेहरा बिल्कुल शांत और स्थिर था, मानो उसे इस बात का पहले से ही पूरा अंदेशा था। दादाजी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मेरी पंडित जी से पहले ही बात हो चुकी है। आज के नक्षत्र और घड़ी इस पवित्र बंधन के लिए सबसे उत्तम है। आर्या के पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, शादी। जिस अजनबी शख्स का नाम तक वह सही से नहीं जानती थी, जिसके आगे उसकी हैसियत महज एक कर्जदार की थी, उसके साथ जीवन भर का बंधन। उसका पूरा शरीर एक अनजाने खौफ से थर थर कांपने लगा। अर्जुन ने मेज के नीचे से आर्या की कांपती उंगलियों को अपनी सख्त हथेली में जकड़ लिया। अर्जुन का वह भारी और गर्म स्पर्श आर्या के जिस्म में बिजली की तरह दौड़ा, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। अर्जुन उसकी तरफ थोड़ा झुका और बहुत ही धीमी, फुसफुसाती मगर सख्त आवाज में बोला, अपनी इस कंपकंपी पर काबू पाओ। कोई तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाने जा रहा। याद रखो, मैंने तुम्हें बचाया है और तुम पर मेरा अधिकार है। सिर्फ वही करो जो कहा जाए। आर्या ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। आंसुओं और जुल्म को अपने भीतर दबाना उसने बचपन से सीखा था। अपनी सौतेली मां और बहन के सितम सहने के बाद भी वह अपने पिता के सामने हमेशा मुस्कुराती रही थी, ताकि उन्हें कोई दुख न पहुंचे। अपने दर्द को दुनिया से छुपाने का हुनर उसे बखूबी आता था। टेबल के नीचे अर्जुन ने अपनी उंगलियों से आर्या के हाथ के एक्यूप्रेशर बिंदुओं को धीरे धीरे दबाना शुरू किया। उस स्पर्श में सख्ती के साथ साथ एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास भी था।
जिसने धीरे धीरे आर्या की बेचैनी को थाम लिया। वीर अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ओह माय गॉड, भाई की शादी, और वो भी आज ही? ये तो अद्भुत है। लेकिन दादाजी, इतने कम वक्त में सब तैयारियां कैसे मुमकिन होंगी? दादाजी ने हाथ उठाकर वीर को रोका। यह कोई दिखावे का जलसा नहीं होगा। शादी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। हमारी बहू के कई दुश्मन हो सकते हैं और मैं किसी भी सूरत में उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। अर्जुन ने दादाजी की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, दादाजी, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इस बात को कब तक छुपाया जा सकता है? मेरे होते हुए किसकी इतनी जरूरत जो हमारे परिवार पर आंख उठाकर देखे? वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि खतरा कहां से आ सकता है। इस मामले में दादाजी की बात बिल्कुल सही है। कुछ ही घंटों के भीतर मेहता मेंशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ खुशियों का शोर था, मगर आर्या के लिए सब कुछ किसी धुंधले सपने जैसा था। वह अर्जुन मेहता नाम के उस विशाल बवंडर की दिशा में बिना किसी प्रतिरोध के बहती चली गई। जैसा अर्जुन ने कहा, उसने पत्थर की मूरत बनकर वैसा ही किया। शादी बेहद सादगी और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच संपन्न हुई। परिवार के अलावा अर्जुन और वीर के कुछ बेहद करीबी दोस्त ही मौजूद थे, जो जश्न के नशे में पूरी तरह डूबे हुए थे। फेरों की रस्म खत्म होने के बाद जब आर्या को विशाल बेडरूम में अकेले छोड़ा गया, तो वह ड्रेसिंग टेबल के आदमकद शीशे के सामने आकर ठहर गई। शीशे में दिखने वाला अक्स उसका अपना नहीं लग रहा था। वह किसी प्राचीन रियासत की मलिका की तरह सजी हुई थी। उसके बदन पर गुलाबी रंग का बेहद नफीस, हाथ की बारीक कढ़ाई वाला भारी ब्राइडल लहंगा था। गुलाबी हमेशा से उसका सबसे पसंदीदा रंग था और उसने बचपन में अक्सर अपनी शादी के लिए ऐसे ही लिबास का सपना देखा था। शीशे में अपनी ही आंखों में झांकते हुए आर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ घंटों में उसकी पूरी कायनात बदल चुकी थी। वह अब एक अनाथ और लाचार लड़की नहीं, बल्कि अर्जुन मेहता की पत्नी बन चुकी थी। मेहता मेंशन के भव्य कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच आर्या आईने के सामने गुमसुम खड़ी थी। उसकी मांग में भरा गहरा लाल सिंदूर अब भी उसकी आंखों के सामने मंडराते उस अचानक हुए विवाह की याद दिला रहा था, जहां रस्मों की तपिश और अर्जुन के बेपरवाह अंदाज ने उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया था। आर्या की उंगलियां अनायास ही अपने गले के हार पर ठहर गईं। यह मंगलसूत्र पारंपरिक आभूषणों से एकदम अलग था। एक बेहद नाजुक आधुनिक प्लैटिनम चेन, जिसके ठीक बीच में तराशा हुआ अंग्रेजी के अक्षरों का प्रतीक ए चमक रहा था। वह खुद से बुदबुदाई कि आखिर इस ए का मतलब क्या हो सकता है। तभी पीछे से आती एक शांत और रौबदार आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया कि इसका मतलब अर्जुन मेहता है। अर्जुन बाथरूम से नम बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर निकला था। उसके अचानक इस तरह सामने आने से आर्या बुरी तरह घबरा गई और उसका संतुलन बिगड़ते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। अर्जुन की तीखी और परखती निगाहें आर्या पर टिक गईं। उसने बेरुखी से कहा कि इस तरह खौफ में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक यह शादी किसी दिखावे या जबरदस्ती का खेल नहीं, बल्कि एक ठोस मकसद के तहत हुआ समझौता है। 1 करोड़ के उस भारी कर्ज का जिक्र करते हुए अर्जुन ने साफ कर दिया कि इस चारदीवारी के भीतर नियम सिर्फ उसके चलेंगे। जब आर्या की जुबान से डर के मारे कोई शब्द नहीं निकला, तो अर्जुन ने उसे बांह से सहारा देकर उठाया और सोफे पर बिठा दिया। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में निर्देश दिए कि एलीट एकेडमी के डीन से 2 हफ्तों की छुट्टी पहले ही मंजूर करवाई जा चुकी है। उसने आर्या को आगाह किया कि वफादारी की सीमा लांघने की भूल वह कभी न करे। हालांकि उसने यह भरोसा भी दिया कि उसके अपने घर की तरह यहां कोई उससे बदसलूकी नहीं करेगा। इन तमाम बंदिशों और हिदायतों को सुनते सुनते आर्या की भारी पलकें थकान और तनाव के बोझ तले कब बंद हो गईं, उसे पता ही न चला। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें मेहता मेंशन की खिड़कियों से छनकर आ रही थीं। कमरे के एक कोने में अर्जुन अपनी कॉफी की चुस्कियों के साथ लैपटॉप पर काम में मशगूल था। तभी सोफे से एक जोरदार धमक की आवाज आई और साथ ही दर्द से भरी आर्या की चीख गूंज उठी।
कमरे के बाहर तैनात उसके साथियों के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। अब्रम ने सबको रोकते हुए कहा कि अब हालात बदल चुके हैं और अर्जुन की निजता में दखल देना ठीक नहीं होगा। वहीं ओहस और रचित आपस में फुसफुसाने लगे कि अर्जुन जैसे बेहद संजीदा और गैर रोमांटिक शख्स के मिजाज को समझना मुश्किल है। रूप रंग से आकर्षक और कानों में स्टड पहने चीफ बॉडीगार्ड रोहन भी हल्की मुस्कान के साथ इस चर्चा में शामिल था कि आखिर नए रिश्ते का तालमेल किस करवट बैठेगा। उधर कमरे के भीतर आर्या फर्श पर दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वह कोई भयानक ख्वाब देख रही थी, लेकिन आर्या का ध्यान उस सवाल पर नहीं था। फर्श पर लेटे लेटे जब उसकी नजर खुद पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वह भारी शादी का जोड़ा गायब था और उसकी जगह सादे आरामदायक कपड़े थे। उसके जहन में एक खलबली मच गई कि जब वह कल रात सोफे पर शादी के जोड़े में ही सो गई थी तो आखिर उसके कपड़े किसने बदले। कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई आर्या की घबराई हुई आवाज गूंजी जब उसने लड़खड़ाते लफ्जों में पूछा कि क्या यह बदलाव अर्जुन ने खुद किया था। अर्जुन के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं उभरी। उसने बिना किसी झिझक के बेहद सपाट स्वर में अपनी हामी भर दी। उस एक सीधे जवाब ने आर्या के होश उड़ा दिए और उसके हलक से एक तीखी बेकाबू चीख निकल गई। दरवाजे की ओट में खड़े लोगों का सब्र इस आवाज के साथ ही जवाब दे गया। बिना किसी इजाजत या औपचारिक दस्तक के पूरा हुजूम अचानक कमरे के भीतर दाखिल हो गया, जिससे कमरे का माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो उठा। अर्जुन की त्योरियां चढ़ गईं और उसकी तीखी नजरें दरवाजे पर जमा भीड़ पर टिक गईं। वीर ने घबराते हुए सफाई देने की कोशिश की कि उनका इरादा दखल देने का बिल्कुल नहीं था, मगर भाभी की इस तरह अचानक निकली आवाज सुनकर वे सब खुद को रोक नहीं सके। ओहस ने भी उलझन भरी नजरों से स्थिति को भांपते हुए पूछा कि आखिर माजरा क्या है। अर्जुन के चेहरे पर उभरती गहरी नाराजगी को भांपते हुए रोहन ने फौरन हालात की नजाकत को समझा और आर्या की असहजता को देखते हुए सबको फौरन बाहर चलने का इशारा किया। वीर जब वहां से हटने को तैयार नहीं हुआ तो अर्जुन ने झुंझलाते हुए दो टूक शब्दों में बात खत्म की कि कोई अनहोनी नहीं हुई है, आर्या बस संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई थी। इस पर रोहन ने बिना देर किए वीर समेत बाकी सबको धकेलते हुए कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गलियारे में आते ही वीर ने नाराजगी जताई, जिस पर रोहन ने उसे कड़ाई से समझाया कि अब इस घर में परिवार की मर्यादा और निजता का ध्यान रखना जरूरी है। पहले की तरह बेधड़क कहीं भी चले जाना मुनासिब नहीं। वीर ने जब इसे हल्के में लेना चाहा तो प्रत्युष ने भी बात संभालते हुए समझाया कि भाई अब वैवाहिक बंधन में बंध चुका है, इसलिए उनके निजी पलों में किसी भी तरह का दखल देना पूरी तरह अनुचित है। वीर ने जब अर्जुन के मिजाज को लेकर फिर से चुटकी लेनी चाहिए तो रोहन ने दोनों को डांट कर शांत कराया और वहां से दूर ले गया। उधर कमरे के भीतर आर्या का रोष और शर्म दोनों चरम पर थे। उसने भरे हुए गले से ऐतराज जताया कि उसे जगाया भी जा सकता था। इस तरह खुद से यह कदम उठाने की क्या जरूरत थी। अर्जुन ने बेहद सुकून और अधिकार भरे स्वर में पलटकर सवाल किया कि एक पति के नाते उसे अपनी पत्नी की सहूलियत का ख्याल रखने का पूरा हक है और इसमें कोई अनुचित बात नहीं। आर्या के पास इस सीधे तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर फैली लाली और शर्मिंदगी को भांपते हुए अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने आर्या के मन की उथल पुथल को जैसे एक ही नजर में पढ़ लिया और चुटीले अंदाज में आगाह किया कि इस कमरे में खुद को जमीन में समाने या किसी अनहोनी का सोचने की जरूरत नहीं है। आर्या मन ही मन हैरान थी कि अर्जुन बिना कहे उसके भीतर के हर एक ख्याल को इतनी बारीकी से कैसे भांप लेता है। जिस शख्स को पूरी दुनिया और उसके अपने दोस्त केवल एक सख्त, गंभीर और भावनाहीन इंसान समझते थे, उसका यह नया, बेबाक और अप्रत्याशित रूप आर्या के लिए बिल्कुल नया था। खुद अर्जुन भी भीतर ही भीतर अपने इस बदले हुए बर्ताव पर थोड़ा असहज था, लेकिन उसने चेहरे पर वही सख्त पर्दा बनाए रखा। अर्जुन ने विषय को बदलते हुए उसे आज की जिम्मेदारी की याद दिलाई। उसने साफ लफ्जों में समझाया कि आज घर में
पहली रसोई की रस्म अदा की जानी है, जहां दादाजी के सामने अपना बेहतरीन प्रभाव छोड़ना बेहद जरूरी है। आर्या की धीमी स्वीकृति मिलने के बाद अर्जुन ने उसे फौरन तैयार होने की हिदायत दी और साथ ही यह भी चेताया कि बाहर मौजूद उसके दोस्तों के किसी भी अटपटे सवाल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अर्जुन मुड़ा, आर्या ने दबी जुबान में अपनी नाराजगी जाहिर की, जिस पर अर्जुन ने एक और तंज कसते हुए उसे जल्दी करने को कहा। आर्या बिना एक पल गंवाए तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाथरूम की ओर भागी और भीतर से दरवाजा बंद करके एक गहरी लंबी सांस ली। बाथरूम के आईने के सामने खड़ी आर्या अपनी किस्मत और इस अचानक बदले जीवन के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, मगर तभी उसे रसोई की रस्म का ख्याल आया और उसने बिना वक्त गंवाए खुद को संभालना शुरू किया। वहां जरूरत का हर सामान पहले से ही करीने से सजा हुआ था। स्नान के बाद जब उसने वहां रखे परिधान को देखा तो वह किसी बेहद आलीशान और नामी ब्रांड का नायाब नमूना था। जब आर्या पूरी सादगी और गरिमा के साथ तैयार होकर बाहर निकली तो अर्जुन को अब भी वहीं बिस्तर पर मौजूद पाया। अर्जुन की नजरें जैसे ही आर्या पर पड़ीं, उसके चेहरे की सख्ती पल भर के लिए पिघल गई और उसने सहज भाव से उसकी तारीफ की। इस अचानक मिली प्रशंसा ने आर्या को और भी असहज कर दिया। वह नजरें चुराते हुए तेजी से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई और जब अंतिम रूप से पूरी तरह सज धज कर दोबारा सामने आई तो कमरे में पसरी खामोशी के बीच अर्जुन की अपलक निगाहें बस उसी पर टिकी रह गईं। आर्या बिना एक पल गंवाए और अर्जुन की ओर नजरें उठाए सीधे कमरे की चौखट पार कर बाहर निकल गई। गलियारे में कदम रखते ही उसका सामना वहां कतार बांधकर खड़े घर के तमाम नौजवानों से हुआ। उनके खड़े होने का अंदाज ऐसा था मानो किसी खास हस्ती के दीदार के लिए कोई दल सांस रोके इंतजार कर रहा हो। आर्या के सादे मगर गरिमामयी रूप को देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबने लगभग एक सुर में उसका अभिवादन किया। वीर ने अपनी चिर परिचित चुलबुलाहट के साथ तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि भाभी का रूप रंग वाकई बेहद लाजवाब है। अहीम भी पीछे नहीं रहा और उसने आर्या के सलीके की दिल खोलकर सराहना की। आर्या इन अप्रत्याशित तारीफों से बुरी तरह झेंप गई और समझ नहीं पाई कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। वीर ने बड़े गर्व से अपने कॉलर को ठीक करते हुए अहीम को याद दिलाया कि आखिर वह किसकी भाभी हैं। फिर उसने हाथ जोड़कर बेहद मासूमियत भरा नाटक करते हुए आर्या से विनती की कि वे सभी सुबह से भूखे पेट बैठे हैं, इसलिए पहली रसोई की रस्म जल्दी शुरू करके उन पर कृपा की जाए। वीर की इस हास्यास्पद अदा पर आर्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिला उठी। इसी बीच जॉन्सी वहां पहुंची और आर्या का हाथ थामकर उसे सलीके से नीचे रसोई की ओर ले गई। जैसे ही आर्या की मौजूदगी वहां से हटी, बाहर खड़े तमाम लड़के बिना किसी संकोच के एक दूसरे को धक्का देते हुए सीधे अर्जुन के बेडरूम में दाखिल हो गए। उनके इस उतावलेपन और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखकर अर्जुन की भवें तन गईं। उसने सख्त लहजे में सबको फटकार लगाई कि क्या उनमें किसी के निजी कमरे में आने का बुनियादी सलीका भी नहीं बचा है। प्रत्युष ने मुस्कुराते हुए बात को घुमाया और ओजस ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पर तीर मारा कि आखिर कल रात की कहानी का सच क्या है। वीर तो अपनी अधीरता पर काबू ही नहीं रख पा रहा था। उसने सीधे पूछ लिया कि उसे चाचा बनने की खुशखबरी कब तक मिलेगी। इस तरह के बेतुके सवालों पर अर्जुन ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए सबको तहजीब में रहने की चेतावनी दी। अभ्रम ने उसकी बात को हल्के में उड़ाते हुए साफ कहा कि औपचारिकताएं अपनी जगह हैं, मगर उन्हें सीधे जवाब चाहिए। जिस लड़की को अचानक दुनिया के सामने अपनी प्रेमिका बताया और फिर अगले ही दिन चुपचाप ब्याह कर घर ले आए, उसके पीछे कोई ना कोई पुरानी पसंद तो जरूर होगी। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में साफ किया कि वह आर्या को पहले से बिल्कुल नहीं जानता था। इस रिश्ते को जोड़ने के पीछे केवल एक बेहद ठोस और जरूरी वजह है। तभी कमरे के एक कोने से रचित की धीमे मगर चुभते हुए लहजे वाली आवाज आई, जिसमें उसने अनन्या सहाय का नाम उछाल दिया। उस नाम के गूंजते ही कमरे में जैसे एक भारी सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में एक सर्द अंगारा भड़क उठा और उसने घूर कर रचित को देखा।
प्रत्युष का चेहरा भी पूरी तरह बिगड़ गया। उसने सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि सुबह सवेरे उस फरेबी और चालाक औरत का नाम लेकर पूरा माहौल खराब करने की क्या जरूरत थी। वीर इस बात से उलझन में पड़ गया और उसने सीधे अर्जुन से सवाल किया कि क्या अनन्या सहाय के मसले से निजात पाने के बाद वह इस मासूम और सीधी सादी भाभी का साथ छोड़ देगा। अर्जुन का पारा चढ़ गया। उसने बेहद कड़क और अंतिम फैसले जैसी आवाज में ऐलान किया कि वह किसी का हाथ थामने के बाद बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है, और यह बात उन सबको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। माहौल को हल्का करने के लिए रोहन ने बात बदली और कहा कि भाभी उम्र और चेहरे से बहुत छोटी और किसी बच्ची जैसी दिखती हैं। ओजस ने भी उसकी बात में सुर मिलाते हुए शक जताया कि कहीं उनकी उम्र महज 18-19 साल तो नहीं। अर्जुन ने खींचकर जोर से स्पष्ट किया कि आर्या की उम्र 23 साल है। इस पर रोहन ने चुटकी लेते हुए कहा कि 23 और 33 का यह फासला वाकई दिलचस्प है। अर्जुन इस चर्चा से पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने ताना मारा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि अब कम से कम उन्हें घर में किसी अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रत्युष ने हंसते हुए जवाब दिया कि वे सब तो अर्जुन के बच्चों के आंगन में खेलने के बाद ही अपनी गृहस्थी बसाने की सोचेंगे। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसने कौन से ऐसे काम किए थे जो उसे इन बेपरवाह और मुहफ़्फ़त दोस्तों की टोली संभालनी पड़ रही है। रचित ने जब फिर से दांत दिखाते हुए कुछ कहना चाहा तो अर्जुन ने उसे डांटते हुए याद दिलाया कि आर्या अभी बहुत छोटी है, उसकी पढ़ाई और ग्रेजुएशन भी अभी अधूरी है, इसलिए इस वक्त ऐसी फिजूल बातें करना पूरी तरह गलत है। सबको अर्जुन की बात में वजन नजर आया, लेकिन तभी किसी ने जिज्ञासा जताई कि यंग मैडम की असल पहचान और पूरा नाम क्या है। इस सवाल के जवाब में अर्जुन ने चुपचाप मेज से एक गोपनीय दस्तावेज की फाइल उठाकर उनके आगे बढ़ा दी, जिसमें आर्या के अतीत और परिवार का पूरा ब्यौरा दर्ज था। अहीम ने तेजी से फाइल खोली और पन्ने पलटते हुए नाम पढ़ा, आर्या सिंघादिया। ओजस ने बेसब्री से फाइल उसके हाथ से खींच ली और खुद आगे का ब्यौरा पढ़ने लगा। उसने जोर से पढ़ा, पिता विक्रम सिंघादिया और मां देवराज सिंघादिया। देवराज सिंघादिया नाम सुनते ही अहीम के मुंह से हैरानगी भरी चीख निकल गई। रोहन की आंखें भी अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत याद दिलाया कि देवराज सिंघादिया वही मशहूर और बेजोड़ चित्रकार थीं, जिनकी बनाई पेंटिंग्स इतनी जीवंत होती थीं कि मानो कैनवास से उतरकर सांस लेने लगेंगी। उसके अपने पिता उनकी कला के दीवाने थे और उनकी हर प्रदर्शनी से कलाकृतियां खरीदते थे, मगर फिर अचानक अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। वीर ने भी उत्साह में बताया कि उसकी मां ने भी उनकी कई दुर्लभ पेंटिंग्स अपने संग्रह में रखी हुई हैं। जब सभी उस मशहूर नाम को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे, तभी अर्जुन ने बेहद गंभीर और भारी आवाज में उस रहस्य पर से पर्दा उठाया कि देवराज सिंघादिया अब इस फानी दुनिया में मौजूद नहीं है। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। ओजस ने जब फाइल के अगले पन्नों पर नजर दौड़ाई तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने हैरान होते हुए बताया कि दस्तावेज के मुताबिक आर्या की एक सौतेली मां और सौतेली बहन भी हैं, जिन्होंने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। विक्रम सिंघादिया के दोगले चरित्र और उसकी घिनौनी साजिशों का सच जैसे ही उस फाइल के पन्नों से बाहर आया, कमरे में मौजूद हर चेहरे पर गुस्से और घृणा के भाव साफ उभर आए कि कैसे एक पिता अपनी ही औलाद के साथ इतना बड़ा छल कर सकता है। कमरे में फाइल के पन्ने पलटते हुए कड़वे सच की परतें खुलती जा रही थीं। यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि पहले से एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद विक्रम सिंघादिया ने देवराज सिंघादिया की मासूमियत का फायदा उठाया, जिसके चलते उस महान कलाकार को अपने सुनहरे भविष्य की बलि देनी पड़ी। इस पूरे फरेब का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि समाज के बनाए खोखले कायदों के बीच आर्या को कभी वह हक और पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थी। अहीम ने अचानक याद करते हुए सबका ध्यान खींचा कि विक्रम सिंघादिया तो खुद मेहता समूह के एक अहम प्रबंधकीय पद पर काम करता है। ओहस ने भी इस बात की पुष्टि की
लेकिन अर्जुन का ध्यान इन सब बातों से परे किसी अलग ही योजना पर लगा हुआ था। अर्जुन ने संजीदगी से रोहन को निर्देश दिया कि अगले ही दिन से आर्या की शारीरिक मजबूती और फिटनेस का जिम्मा वह संभालेगा। रोहन इस अप्रत्याशित आदेश से थोड़ा असहज हुआ और उसने वजह जाननी चाहिए। अर्जुन ने दो टूक शब्दों में कहा कि आर्या बेहद कमजोर है और उसकी देखरेख और सही पोषण की सख्त जरूरत है। वीर ने हमेशा की तरह इस गंभीर बात में भी चुटकी लेते हुए कहा कि भाई का यह कदम वाकई काबिले तारीफ है, ताकि कोई उन्हें कमजोर न समझ सके। वीर की फिजूल बातों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने साफ किया कि उसने आर्या के संस्थान से पूरे 2 हफ्तों का अवकाश स्वीकृत करवा लिया है और इस तय समय में उसके स्वास्थ्य में ठोस सुधार दिखना चाहिए। ओजस ने जब इस पर दोबारा कोई अटपटा कयास लगाना चाहा तो अर्जुन ने तीखे लहजे में उसे खामोश कर दिया। उसने कड़े शब्दों में समझाया कि आर्या की शिक्षा अब भी पूरी नहीं हुई है और किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना स्थिति उसे संस्थान में बेवजह की चर्चा और मुश्किलों में डाल सकती है। इसके अलावा दादाजी और पूरे परिवार का यही फैसला था कि इस विवाह की बात को फिलहाल पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। रोहन ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सहमति जताई कि वह 14 दिनों के भीतर आर्या की दिनचर्या और सेहत को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेगा। हालांकि शुरुआत में चिकित्सीय जांच भी जरूरी होगी। अर्जुन ने रोहन को पूरी निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपते हुए बताया कि वह एक बेहद अहम व्यावसायिक समझौते के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए रूस जा रहा है। उधर हवेली की विशाल रसोई में आर्या अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही थी। पाक कला में उसकी निपुणता ऐसी थी कि कम समय में भी उसने सहायकों के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए एक शानदार दावत तैयार कर दी। जैसे ही विभिन्न व्यंजनों की मनमोहक सुगंध हवेली के भव्य डाइनिंग हॉल में फैली, सभी की भूख जाग उठी। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए सुगंध की सराहना की और आर्या के सलीके से खाना परोसते ही पहला निवाला चखा। स्वाद की ताजगी महसूस करते ही उनका चेहरा खिल उठा और उन्होंने दिल से दुआएं देते हुए कहा कि इस घर में जिस अपनेपन की कमी थी वह आज पूरी हो गई है। उन्होंने आर्या के खाने की तुलना किसी कुशल विशेषज्ञ से करते हुए उसकी खूब तारीफ की। यह सुनते ही पूरी मेज पर मौजूद बाकी लोग भी पूरे चाव से भोजन का आनंद लेने लगे। अर्जुन अपनी जगह शांत बैठा था। आर्या ने कायदे के मुताबिक उसके पास जाकर भोजन परोसा। अर्जुन ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और चुपचाप उसकी थाली में भी काफी खाना निकाल दिया। आर्या के कुछ कहने से पहले ही उसने शांत स्वर में उसे भोजन पूरा करने को कहा। थोड़ी ही देर में पूरी मेज पर परोसा गया भोजन लगभग खत्म हो गया, मगर वीर की नजरें अब भी इधर उधर घूम रही थीं। वीर ने आर्या की थाली में बचे हुए खाने को देखकर दबी जुबान से कहा कि भाभी शायद यह पूरा नहीं कर पाएंगी। अर्जुन ने जब उसे टोका तो वीर ने अपनी चिरपरिचित मासूमियत से मिन्नत करते हुए कहा कि वह अपने बड़े भाई का भोजन उसे दे दे ताकि वह भाभी के साथ साझा कर सके। इससे पहले कि अर्जुन कोई प्रतिक्रिया देता, वीर ने फुर्ती से उसकी थाली अपनी ओर खींच ली और देखते ही देखते सब साफ कर दिया। अर्जुन निवाला लिए बिना ही देखता रह गया और आर्या भी इस दृश्य पर हैरान थी। जब केवल आर्या की थाली में खाना बचा रह गया तो उसने कुछ कहना चाहा, मगर अर्जुन ने भांप लिया कि सुबह के भारी नाश्ते के बाद उसका पेट पहले ही भर चुका है। आर्या की मौन स्वीकृति मिलते ही अर्जुन ने बिना किसी औपचारिकता या झिझक के वही थाली अपनी तरफ सरका ली और सहजता से खाने लगा। मेज पर बैठे सभी लोगों की निगाहें उन दोनों के इस अनकहे जुड़ाव पर टिक गईं और पूरा माहौल एक सुखद हैरानगी भरी खामोशी में। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन AI लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। डाइनिंग हॉल की विशाल मेज के इर्द गिर्द पसरा सन्नाटा।
किसी भारी तूफान के थमने जैसा लग रहा था। चांदी के बर्तनों की हल्की सी खनक के बीच अर्जुन ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और उसके माथे पर गहरी शिकन उभर आई। उसने मेज पर रखे आधे अधूरे भोजन की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा कि भूख और अन्न के इस अनादर को वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि थाली से यूं खाना छिन जाना किसी भी इंसान को चिढ़ाने के लिए काफी है। मगर उसकी खींच भरी बातों को बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए परिवार के सबसे बुजुर्ग मुखिया दादाजी ने अपने चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान सजा ली। उन्होंने बेहद प्यार से आर्या की तरफ देखा और उनकी आंखों में वर्षों बाद एक सच्ची तृप्ति झलक रही थी। दादाजी ने धीरे से कहा कि आर्या के हाथों से बने इस सादे मगर ममतामयी खाने ने उनका दिल जीत लिया है और उनकी दिली तमन्ना है कि अपनी बची हुई जिंदगी में वे रोज ऐसे ही स्वाद और अपनत्व का अनुभव करें। उन्होंने आर्या से वादा मांगा कि क्या वह रोज उनके लिए इसी तरह प्यार से खाना बनाएगी। आर्या के दिल की धड़कनें एकाएक तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी चमक दौड़ी और उसने बेहद आदर के साथ धीमे से अपना सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। माहौल की इस गर्माहट को आगे बढ़ाते हुए दादाजी ने अपनी दाईं ओर खड़ी घरेलू सहायिका को एक शांत इशारा किया। वह परिचारिका तुरंत हाथों में मखमली और सुनहरे किनारों वाला एक बेहद खूबसूरत उपहार का डिब्बा थामे आगे बढ़ी। दादाजी ने उस बक्से को अपनी कांपती उंगलियों से थामा और आर्या की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह उनकी तरफ से इस घर की नई लक्ष्मी के लिए एक छोटा सा तोहफा और आशीर्वाद है। आर्या की आंखें उस चमकते बक्से को देखकर ठहर सी गईं। उसके मन में संकोच का एक गहरा समंदर उमड़ पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कदर बहुमूल्य चीज को कैसे स्वीकार करे। उसने घबराहट और उलझन में अनजाने ही अर्जुन की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों से कोई इजाजत मांग रही हो। अर्जुन ने उसकी इस असमंजस को भांपते हुए बेहद गंभीर और सपाट स्वर में कहा कि जो दिया जा रहा है उसे बिना हिचकिचाहट के ले लो। अर्जुन के इस रूखे अंदाज को देखकर दादाजी ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने अर्जुन को टोकते हुए कहा कि उसका यह हुक्म चलाने वाला अंदाज ऐसा लगता है जैसे आर्या की अपनी कोई मर्जी, कोई आवाज ही ना हो। अर्जुन ने अपने दादाजी के स्वभाव को समझते हुए तुरंत बात संभाली और नरमी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आर्या सिर्फ इसलिए असहज और संकोची हो रही है क्योंकि इस पूरे बड़े हॉल में सिर्फ पुरुषों का ही पहरा है और वह यहां अकेली महिला के रूप में खुद को थोड़ा अलग थलग पा रही है। दादाजी ने इस बात पर एक पल के लिए गंभीरता से विचार किया। फिर उनकी आंखों में एक शरारती चमक आई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर समस्या सिर्फ इतनी सी है तो इसका समाधान भी बहुत जल्द हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी गृहस्थी बसा ली है तो बाकी के नौजवान भी बहुत जल्द अपने लिए जीवन साथी ढूंढ ही लेंगे। यह कहकर दादाजी ने वह कीमती डिब्बा आर्या के हाथों में सौंप दिया। आर्या ने बिना एक पल की देरी किए श्रद्धा के साथ झुककर दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी का दिल भर आया। उन्होंने अपनी कांपती हथेलियां उसके सिर पर रखीं और बेहद भावुक होकर कहा कि वह हमेशा सुहागन रहे, खुशियों से भरी रहे और सबसे बढ़कर जल्द से जल्द इस सोने आंगन को एक परपोते या परपोती की मधुर किलकारियों से महका दे। यह सुनते ही हॉल में मौजूद बाकी लोगों के चेहरों पर शरारती मुस्कान फैल गई और हंसी के फव्वारे फूट पड़े। आर्या का चेहरा शर्म और लज्जा की लालिमा से ढक गया। उसने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा दीं, लेकिन अर्जुन इस अचानक आए मोड़ से भीतर तक असहज हो गया। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आईं। उसने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा कि यह पूरी स्थिति बेहद अजीब और बेतुकी सी लग रही है। दादाजी ने हैरानी का नाटक करते हुए पूछा कि आखिर एक बुजुर्ग का अपने परिवार के विस्तार की चाह रखना किस तरह से अजीब हो सकता है। अर्जुन ने संभलते हुए कहा कि दादाजी शायद भविष्य की उन बातों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी में खींच रहे हैं जिनका अभी कोई वक्त नहीं है। उसकी इस गंभीरता पर दादाजी खुलकर ठहाका मारते हुए हंसे और बोले कि उन्हें कोई बेबसी या जल्दी नहीं है। जब उन दोनों की मर्जी और समय सही लगे
तभी वे उन्हें परदादा बनने का सुख दें। बातों का यह सिलसिला जब लंबा खिंचने लगा तो वीर ने अपनी कुर्सी पर कसमसाते हुए ऊब भरे अंदाज में हाथ हिलाया। उसने कहा कि पारिवारिक चर्चाओं का यह द्वार अब यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उसने सबको याद दिलाया कि अर्जुन को आज ही एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते के सिलसिले में पूरे 2 सप्ताह के लिए रूस की लंबी यात्रा पर निकलना है। दादाजी ने फौरन एक नया सुझाव रखते हुए कहा कि अर्जुन को अकेले जाने के बजाय अपनी नई नवेली पत्नी को भी साथ ले जाना चाहिए, ताकि दोनों को एक दूसरे को समझने का कुछ वक्त मिल सके। मगर अर्जुन ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। उसने बड़ी संजीदगी से समझाया कि यह कोई सैर सपाटे या छुट्टियों का सफर नहीं है। वहां सुबह से देर रात तक केवल तनावपूर्ण व्यापारिक बैठकें और सौदेबाजी होनी है। ऐसे में आर्या होटल के किसी कमरे में बंद होकर बोरियत और अकेलेपन के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। दादाजी को अर्जुन का यह तर्क कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने तुरंत सवाल दागा कि अगर वह यहां रहेगी तो ऐसा कौन सा बड़ा काम निपटा लेगी। तब अर्जुन ने दादाजी को उनकी ही कही एक पुरानी बात याद दिलाई। उसने कहा कि कुछ ही दिन पहले दादाजी खुद कह रहे थे कि आर्या किसी सूखी हुई कमजोर लकड़ी की तरह है, जिसे जरा सी तेज हवा का झोंका भी गिरा सकता है। अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा कि वह चाहता है कि उसके वापस लौटने तक आर्या का स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य और बेहतर हो जाए। उसका वजन जरूरत से बहुत कम है और उसकी शारीरिक स्थिति चिंताजनक है। इसलिए आज ही उसे शहर के सबसे बेहतरीन अस्पताल ले जाया जाएगा, ताकि सारे चिकित्सकीय परीक्षण हो सकें और यह पता चल सके कि उसके शरीर में पोषण की क्या कमी है, जिसकी वजह से वह इस कदर कमजोर और निढाल दिखाई देती है। दादा और पोते के बीच अपनी शारीरिक बनावट को लेकर चल रही इस बेबाक बातचीत को सुनकर आर्या अंदर तक हिल गई। वह कभी अर्जुन को देखती तो कभी दादाजी के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती। उसने अनजाने में अपनी ही हथेलियों, अपनी कलाई की उभरी हुई हड्डियों और अपने दुबले हाथों को देखा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों के मानसिक तनाव और उपेक्षा ने उसके चेहरे की रौनक पूरी तरह छीन ली थी। उसके गाल अंदर धंस चुके थे और वह सचमुच इतनी नाजुक हो चुकी थी कि कोई छोटा बच्चा भी उसे आसानी से गिरा दे। अर्जुन की आवाज की गहराई ने आर्या को उसके विचारों के भंवर से बाहर खींचा। अर्जुन ने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ आर्या को पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त देखना चाहता है। दादाजी अर्जुन के इस छिपे हुए समर्पण को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यह सोच बेहद सराहनीय है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें तो हमेशा यह लगता था कि अर्जुन शायद एक कड़क और बेपरवाह इंसान है, जो किसी स्त्री की इतनी बारीकी से देखभाल कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उसने साबित कर दिया है कि वह एक अच्छा बेटा, जिम्मेदार पोता, तेज तर्रार व्यापारी और वफादार भाई होने के साथ साथ एक बेहद संवेदनशील और आदर्श पति भी है। दादाजी ने गर्व से कहा कि उनकी तरफ से अर्जुन को पूरे 100 में से 100 अंक मिलते हैं। इस पर वीर ने माहौल को हल्का करने के लिए जोर जोर से तालियां बजाते हुए कहा कि उसकी तरफ से 90 अंक तय हैं। हालांकि दादाजी की एक घूरती हुई नजर पड़ते ही उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद श्याम मेहता मेंशन के उस आलीशान और शांत बेडरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्या उस बड़े से कमरे के संगमरमरी फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने सेंटर टेबल पर वे सारे खूबसूरत और महंगे उपहारों के डिब्बे सजे हुए थे, जो उसे पूरे परिवार से मिले थे। मगर आर्या के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन डिब्बों के फीते को छू भी सके। वह सांस साधे सिर्फ अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। उसका अतीत उसकी आत्मा पर गहरे घाव की तरह चस्पा था। जिस लड़की को जिंदगी भर सिर्फ एक अनचाही नाजायज औलाद का ताना देकर दुत्कारा गया हो, वह अचानक मिले इस बेहिसाब सम्मान, दौलत और आदर को पचा नहीं पा रही थी। उसके मन में एक भयानक घबराहट और डर दौड़ रहा था कि कहीं यह सब कोई खूबसूरत सपना तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलें
तो यह आलीशान महल, ये प्यार करने वाले लोग और यह सम्मान एक झटके में रेत की तरह बिखर जाएं। तभी कमरे के भारी दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज हुई। अर्जुन ने कमरे के भीतर कदम रखा। उसने देखा कि आर्या उस आलीशान सोफे को छोड़कर ठंडे फर्श पर बैठी हुई है और सामने रखे तोहफों को किसी अजूबे की तरह दहशत और विस्मय से देख रही है। अर्जुन के होंठों के कोनों पर एक बेहद गहरी, कोमल और समझदार मुस्कुराहट तैर गई। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। उसने नर्म आवाज में कहा कि ये सारे उपहार केवल और केवल उसके लिए हैं और वह जब चाहे इन्हें खोल कर देख सकती है। आर्या के चेहरे पर पसरा हुआ खौफ और असमंजस अर्जुन की नजरों से छुपा नहीं रहा। वह समझ चुका था कि जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन में केवल उपेक्षा और नफरत झेली हो, उसके लिए अचानक मिले इस अथाह प्यार और सम्मान को सच मान लेना कितना मुश्किल होता है। वह आर्या के मन के उस डर को भांप गया था कि वह इस पूरी हकीकत को एक नाजुक सा ख्वाब समझकर सहमी हुई है। अर्जुन बिना कुछ कहे सोफे पर बैठा और उसने नीचे झुककर आर्या की नाजुक बांह को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसके स्पर्श की गर्माहट महसूस होते ही आर्या के पूरे जिस्म में एक सिहरन, एक तेज बिजली सी कौंध गई। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर सीने में गूंजने लगीं। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, अर्जुन ने बहुत नजाकत और अधिकार के साथ उसे फर्श से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आर्या की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस नजदीकी पर क्या प्रतिक्रिया दे। वह केवल अपनी झुकी हुई पलकों के कोनों से अर्जुन के उस तराशे हुए बेहद आकर्षक और गंभीर चेहरे को निहारने की कोशिश कर रही थी। कमरे की खामोशी में अर्जुन थोड़ा सा आगे झुका। उसने अपना चेहरा आर्या के कान के बिल्कुल करीब लाते हुए अपनी गहरी मखमली आवाज में फुसफुसाकर कहा कि वह अपनी आंखों से इस डर और वहम को पूरी तरह निकाल दे। यह कोई नींद में देखा जाने वाला सपना नहीं है जो सुबह होते ही टूट जाएगा, बल्कि यह उसकी अपनी हकीकत है। वह इस घर की बहू है, उसकी अपनी बीवी है और इस कमरे में, इस घर में मौजूद हर एक सम्मान और हर एक चीज पर अब सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा हक है। कमरे के भीतर की हवा में एक गहरा और भारी ठहराव छाया हुआ था। अर्जुन ने आर्या की नजरों में झांकते हुए बेहद शांत स्वर में कहा कि उसे अब सिर्फ इस रिश्ते की गरिमा और अपनी नई पहचान को पूरी निष्ठा से संभालना है। आर्या ने धीमे से सिर झुकाकर सहमति तो दे दी, लेकिन उसके भीतर का असमंजस और अविश्वास अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अर्जुन ने आगे बढ़कर आर्या के चेहरे को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में छिपी घबराहट को बहुत करीब से देखा। अगले ही पल उसने उसके बेहद करीब आकर उसे इस रिश्ते की हकीकत का एहसास कराया, जिससे आर्या के होश पूरी तरह उड़ गए। दर्द और हैरानी के एक तीखे झटके ने आर्या को अचानक अपनी सुध में ला खड़ा किया। वह झटके से पीछे हटने की कोशिश करने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आर्या के सीने में आक्रोश और उलझन की ज्वाला भड़क उठी। उसने मन ही मन सोचा कि भले ही उस पर इस परिवार और अर्जुन का एक भारी आर्थिक कर्ज बाकी हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि उसके साथ इस तरह का मनमाना बर्ताव किया जाए। वह अर्जुन को अचरज और नाराजगी भरी नजरों से घूरने लगी। अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती, रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। उसने धीमे से कहा कि क्या अब भी कोई शक बाकी है कि यह सब कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। आर्या ने बिना एक पल गंवाए तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी, क्योंकि वह इस अजीबोगरीब स्थिति को दोबारा झेलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अर्जुन ने बहुत सहज भाव से कहा कि वह विक्रम सिंघादिया के परिवार से जुड़े उसके हर अतीत और सामाजिक तानों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन इस घर की चारदीवारी में इन पुरानी बातों का कोई मोल नहीं है। उसने आर्या के बनाए जायके की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि उसके हाथों में किसी बड़े बावर्ची जैसा हुनर है। इसके बाद अर्जुन ने अपने सूट की जेब से एक नफीस डिब्बी निकाली। आर्या उसकी पकड़ से खुद को अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन की पकड़ उसकी कमर के इर्द गिर्द बेहद मजबूत थी। उस डिब्बे के खुलते ही उसमें चमकती हुई 2 प्लैटिनम की बेहद खूबसूरत युगल अंगूठियां नजर आईं। आर्या उस आधुनिक और तराशे हुए डिजाइन को देखकर दंग रह गई।
अर्जुन ने एक अंगूठी अपनी उंगली में सजाई और दूसरी को आर्या के बाएं हाथ की अनामिका में पहना दिया। उसने आर्या के हाथ को अपने हाथ पर रखकर देखा और कहा कि दोनों का यह साथ बेहद मुकम्मल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उसने चेतावनी भरे अंदाज में हिदायत दी कि यह अंगूठी कभी उसकी उंगली से अलग नहीं होनी चाहिए। आर्या ने सहमते हुए वादा किया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। हालांकि उसकी नजरें उस खूबसूरत चमक पर ही टिकी रह गई थीं। अर्जुन ने संजीदगी से याद दिलाया कि आज ही रात उसे एक जरूरी सफर पर रूस रवाना होना है। उसने सख्त लहजे में कहा कि उसकी गैर हाजिरी में घर से भागने या कोई बचकानी हरकत करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसे दादाजी का दिल जीतना होगा और साथ ही अपनी सेहत सुधारनी होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि लौटने के बाद वह उसकी सेहत और वजन की व्यक्तिगत तौर पर जांच करेगा और अगर कोई सुधार नहीं दिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्या घबराकर सोचने लगी कि कोई देखभाल के नाम पर ऐसी सीधी धमकियां कैसे दे सकता है। तभी अर्जुन ने उसकी आंखों के भाव पढ़कर तपाक से कह दिया कि वह इसे धमकी ही समझे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला और वीर बिना किसी पूर्व सूचना के अंदर दाखिल हो गया। मगर सामने का नजारा देखते ही उसके कदम वहीं जम गए। दोनों को इतने करीब देखकर वीर घबराकर फौरन दूसरी तरफ मुड़ गया और अपनी आंखें बंद करते हुए सफाई देने लगा कि उसने अनजाने में भी कुछ नहीं देखा है। इस अचानक आई रुकावट से आर्या हड़बड़ाकर अलग हटने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, जिससे आर्या संभलने के बजाय सीधे उसके सीने से जा लगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए वीर से पूछा कि इतनी आपाधापी में यहां आने का क्या सबब है। वीर ने झेंपते हुए कहा कि वह बस दोपहर के खाने के बारे में पूछने आया था, क्योंकि रोज के बावर्ची के हाथ का खाना खाकर उसका स्वाद बिगड़ चुका है और वह भाभी के हाथों का बेहतरीन खाना चखना चाहता है। अर्जुन ने तुरंत बात पकड़ते हुए एक शर्त रख दी। उसने कहा कि वीर का पहनावे और फैशन का सलीका काफी उम्दा है, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में वीर को आर्या की वेशभूषा और उसके पूरे अंदाज को संवारने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वीर ने राहत की सांस लेते हुए ठहाका लगाया और कहा कि अगर उसे रोज इतना लजीज खाना मिलेगा तो वह भाभी के व्यक्तित्व को पूरी तरह निखार कर एक नया रूप दे देगा। आर्या दोनों भाइयों की इस योजना को अवाक होकर सुन रही थी। तभी अर्जुन ने आर्या की ओर देखते हुए कहा कि उसका मौजूदा अंदाज काफी पुराना है और उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। आर्या को अपने पुराने संस्थान के दिन याद आ गए, जहां लोग उसे यही ताने दिया करते थे। आर्या के चेहरे पर फैले आश्चर्य को देखकर वीर ने चुटकी लेते हुए कहा कि अर्जुन भाई के सामने मन की कोई भी बात छुपाना मुमकिन नहीं है। वे सामने वाले के ख्यालात पहले ही भांप लेते हैं। कमरे के सन्नाटे में वीर की शरारत भरी आवाज गूंज रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन भाई भले ही लोगों के चेहरों के भाव पढ़कर उनके दिल का हाल जान लेते हों, लेकिन उनका हर अंदाजा हमेशा 100% सही नहीं होता। अर्जुन ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए उसे तुरंत वहां से दफा होने की सख्त हिदायत दी। वीर ने दोनों हाथ खड़े करते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि वह खुद किसी के बीच में खलल नहीं डालना चाहता और अगर वे दोनों चाहें तो वह पूरे मेहता मेंशन को खाली करवाकर उन्हें पूरी तन्हाई दे सकता है। जाते जाते उसने आर्या से चुटकी ली कि उसके बड़े भाई को जज्बातों के इजहार में थोड़ी तालीम की जरूरत है, इसलिए यह जिम्मेदारी अब उसी की है। आर्या मन ही मन हैरान थी कि इस घर के लोग कितने बेबाक और संकोचहीन हैं। तभी वीर दरवाजे पर रुका और उसने खास तौर पर जोर देकर कहा कि उसका लाया हुआ तोहफा सबसे पहले खोला जाए, क्योंकि वह अर्जुन के बहुत काम आने वाला है। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। अर्जुन समझ गया था कि वीर की इस शरारत के पीछे जरूर कोई नटखट साजिश है। उत्सुकता के वश आर्या ने सामने रखे उस खास डिब्बे का फीता खोला और जैसे ही ढक्कन हटाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से के भीतर लाल रंग की सैटिन की एक बेहद नाजुक और बोल्ड पोशाक रखी हुई थी। आर्या की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने बिना कोई आवाज किए तेजी से उस कपड़े को वापस डिब्बे में ठूंस कर ढक्कन बंद कर दिया। अर्जुन की नजरें जब उस तोहफे पर पड़ी
तो उसका चेहरा गुस्से और झेप से तमतमा उठा। कमरे में अचानक एक असहज और भारी खामोशी पसर गई। आर्या शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ जाने को तैयार थी। वहीं अर्जुन का मन कर रहा था कि वह वीर को पकड़कर उसी वक्त सबक सिखाए। माहौल के इस अजीबोगरीब खिंचाव को तोड़ने के लिए अर्जुन ने संभलते हुए कहा कि वीर की बचकानी हरकतों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आर्या को बाकी उपहार देखने की सलाह दी, लेकिन आर्या भीतर तक सहम चुकी थी। उसने सोचा कि जब पहला ही तोहफा इतना असहज करने वाला है तो बाकी में न जाने क्या निकलेगा। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह बाकी तोहफे बाद में देख लेगी, और अर्जुन की पकड़ ढीली होते ही वह तेजी से कमरे से बाहर निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ गई। आर्या के जाते ही अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में आवाज लगाता हुआ सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। वहां पूरा परिवार और भाई इकट्ठे बैठे गपशप कर रहे थे। अर्जुन ने वहां पहुंचकर वीर पर तीखा वार किया और पूछा कि इस तरह का भद्दा मजाक करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वीर ने मासूमियत का मुखौटा ओढ़ते हुए कहा कि वह उपहार तो आर्या भाभी के लिए था, ताकि दोनों के बीच की दूरियां जल्द से जल्द मिट सकें और दादाजी की परपोते को देखने की हसरत पूरी होने की रफ्तार बढ़ जाए। वीर की इस बेबाक दलील पर वहां मौजूद बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके लगाने लगे, लेकिन अर्जुन की एक तीखी लाल आंख देखते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वीर ने फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि अगर इतनी हसीन जीवन साथी मिलने के बाद भी कोई दूरी बनाए रखे तो बाहर की दुनिया में उठने वाले अजीब सवालों को गलत कैसे ठहराया जा सकता है। अर्जुन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सख्ती से डांटते हुए कहा कि शादी भले ही उसकी अपनी रजामंदी से हुई है और आर्या बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं होता कि वह किसी की सहमति और इज्जत के बिना जबरदस्ती रिश्ते की सीमाएं लांघ दे। अर्जुन की यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्या अचानक लिविंग रूम में दाखिल हुई, क्योंकि उसे रोहन के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल निकलना था। उसके आते ही पूरे हॉल की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। आर्या के होंठ पर अर्जुन के उस अनजाने तीखेपन के कारण लगा हल्का सा निशान और लालिमा साफ झलक रही थी, जिसे वह हड़बड़ाहट में छिपाना भूल गई थी। ये नजारा देखते ही रचित ने वीर के कंधे पर धीमे से हाथ मारते हुए चुटकी ली कि वह तो दावा कर रहा था कि दोनों के बीच कोई नजदीकी नहीं है, मगर सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। वीर ने अपना माथा खुजलाते हुए उलझन भरे अंदाज में कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है। हालांकि जो भी हुआ वह परिवार के हक में ही है। अर्जुन इस पूरी स्थिति पर सिर्फ अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। कुछ देर बाद आर्या रोहन के साथ अस्पताल के सफर पर निकली। शुरुआत में तो वह अपनी पुरानी हिचकिचाहट और संकोच के चलते पूरी तरह खामोश थी, लेकिन रास्ते में रोहन के बेहद सुलझे, शालीन और दोस्ताना व्यवहार ने उसके मन के डर को पूरी तरह पिघला दिया। आर्या को पहली बार महसूस हुआ कि इस परिवार में कोई उसे उसकी पुरानी पहचान को लेकर नीचा नहीं दिखा रहा था और न ही कोई उसके साथ परायों जैसा सुलूक कर रहा था। उसके दिल को एक गहरा और अनूठा सुकून मिला। अस्पताल के सारे परीक्षण शांतिपूर्वक पूरे होने के बाद जब वे दोनों वापस मेहता मेंशन लौटे तो दरवाजे पर ही वीर अपनी पुरानी चटपटी फरमाइशों और नई भूख का पिटारा लेकर आर्या के स्वागत के लिए पहले से तैयार खड़ा था। दोपहर ढलते ही हवेली के विशाल डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म पकवानों की महक तैरने लगी। आर्या ने पूरे समर्पण और सलीके से दोपहर का भोजन तैयार किया था। जैसे ही बर्तन मेज पर सजे, वीर बिना एक पल गंवाए पूरी शिद्दत से खाने पर टूट पड़ा। उसके खाने के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर आसपास कोई दूसरा मौजूद न भी होता तो भी वह पूरी दावत अकेले ही खत्म कर देता। आर्या वीर की इस बेफिक्र भूख को देखकर पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मन ही मन उसे इस बात का गहरा सुकून मिला कि उसके हाथों के बने जायके को परिवार में इतना सच्चा आदर मिल रहा है। वक्त तेजी से फिसला और रात की गहरी खामोशी ने पूरे मेहता मैंशन को अपने आगोश में ले लिया। घड़ी की सुइयां आधी रात के 12 बजने की ओर इशारा कर रही थीं, जब अर्जुन की रूस जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का वक्त मुकर्रर था।
आलीशान बेडरूम में हल्की मध्यम रोशनी के बीच आर्या बिस्तर पर शांत बैठी किसी मूरत की तरह अपने पति को देख रही थी, जो अपने सफर की अंतिम तैयारियों में जुटा था। अर्जुन ने शीशे के सामने टाई दुरुस्त करते हुए जब आर्या की एकटक टिकी नजरों को महसूस किया तो उसने घूमकर पूछा कि क्या उसके जहन में कोई बात है जो वह कहना चाहती है। आर्या हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने झट से इनकार में सिर हिला दिया। अर्जुन के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान उभरी। उसने आर्या को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसकी गैरहाजिरी में उसे किसी से भी सहमने या डरने की कतई जरूरत नहीं है। वह इस घर की बहू है और मिसेस मेहता होने के नाते उसे अपनी पूरी सत्ता और अधिकार का इस्तेमाल करने की पूरी छूट है। आर्या अचरज से उसकी बातें सुनती रही। अर्जुन ने अपना गहरा काला ओवरकोट पहना, आर्या के करीब आया और उसके सिर पर बेहद आत्मीयता से हाथ रखकर याद दिलाया कि 14 दिनों की इस दूरी का मतलब यह नहीं कि उसकी नजरें उस पर नहीं रहेंगी। उसने स्पष्ट किया कि आर्या को अपनी सेहत और व्यक्तित्व को तराशने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि जब वह वापस लौटे तो उसे पूरे गर्व के साथ दुनिया के सामने एक सशक्त रूप में पेश कर सके, न कि किसी डरी, सहमी, लाचार लड़की की तरह। आर्या इस बात का कोई जवाब न दे सकी। वह भली भांति जानती थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अर्जुन प्रताप मेहता है, उद्योग जगत का वह बेताज बादशाह जिसके इशारे पर बड़ी बड़ी व्यापारिक सल्तनतें बनती और बिगड़ती थीं। उन कंपनियों में रिया शर्मा और आर्यन मल्होत्रा के परिवारों के व्यवसाय भी शामिल थे, जिन्होंने कभी आर्या की जिंदगी में जख्मों के सिवा कुछ नहीं दिया था। अर्जुन के दिल में उन सभी पुराने अन्यायों का हिसाब चुकता करने की योजना पहले से तय थी। माहौल को हल्का करते हुए अर्जुन ने चुटकी ली कि एक समर्पित जीवन साथी की तरह आर्या को कम से कम यह तो जताना चाहिए कि वह उसकी गैरहाजिरी में उसे याद करेगी। आर्या हैरान थी कि दुनिया के सामने बेहद सख्त और खामोश रहने वाला यह इंसान केवल उसके सामने इतना बेबाक और अधिकारपूर्ण कैसे हो जाता है। अर्जुन ने आर्या के चेहरे को हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा कि वह बाहर की दुनिया के लिए जितना कठोर है, अपनों के लिए उतना ही समर्पित है। उसने याद दिलाया कि वह अब पूरी तरह उसकी हिफाजत के घेरे में है, जहां न तो उसका धोखेबाज अतीत और न ही कोई दूसरा शख्स उसे दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। अर्जुन की नजर अचानक आर्या के होंठ पर पड़े उस हल्के निशान पर गई। उसने संजीदगी से अपने अंगूठे के पोर से उस जगह को छुआ जिससे आर्या के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। आर्या के दर्द को महसूस करते ही अर्जुन ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। आर्या अभी उसकी इस अचानक उमड़ी फिक्र को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अर्जुन ने एक बार फिर झुककर उसके करीब आकर अपने अधिकार की गहरी छाप छोड़ दी। आर्या की सांसें थम सी गईं और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उनकी आवाज कमरे के सन्नाटे में साफ महसूस होने लगी। तभी अचानक कमरे का भारी दरवाजा धड़ाम से खुला और अभ्रम तथा सेल्वन बिना किसी दस्तक के सीधे अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कमरे के भीतर का निजी और गंभीर माहौल देखते ही दोनों के कदम चौखट पर ही जम गए। अपनी इस भारी भूल का एहसास होते ही दोनों शर्मिंदगी से लाल हो गए और फौरन दूसरी तरफ मुंह फेरकर खड़े हो गए। दरवाजे की आवाज से अर्जुन ने तुरंत आर्या को सहज होने का मौका दिया और खुद को संभालते हुए सीधे खड़े होकर अपने कपड़े ठीक करने लगा। उसने गुस्से से तमतमाते हुए दोनों को डांटा कि बिना दस्तक दिए किसी के निजी कमरे में इस तरह घुसाना किस तरह की असभ्यता है। सेल्वन ने बेहद शर्मिंदा होते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी और सफाई दी कि नीचे गाड़ी तैयार थी और समय निकलता जा रहा था, इसलिए वे ऊपर आ गए और हड़बड़ाहट में यह भूल ही गए कि अब बड़े साहब इस कमरे में अकेले नहीं रहते। अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए बैग उठाया और आगे बढ़ा, जबकि अभ्रम ने जाते जाते मुस्कुराते हुए अर्जुन से धीमे स्वर में कह दिया कि अगर वे चाहें तो अपनी पत्नी से तसल्ली से विदा लेकर नीचे आ सकते हैं।